दोस्तों आश्री शो आफ्टर द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ आवर 16 इंडियन फिलोसफीज वाली वीडियो, थैंक यू वेरी मच बाय द वे। मुझे वो करना ही था जो सारे यूट्यूबर्स अपने वायरल हिट्स की बात करते हैं। पार्ट 2 बेबी, होपिंग दैट द लाइटनिंग स्ट्राइक्स ट्वाइस। हाँ वो तो ठीक है, वो संस्कृत आइसबर्ग पार्ट 2 वाले वीडियो का क्या हुआ? एनीवे मूविंग ऑन। दिस टाइम अराउंड हम 16 के बजाय जंप करने वाले हैं टू स्ट्रेट 36 एंड वी आर गोइंग इंटरनेशनल बेबी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड व्यूज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वेदों से वाइकिंग्स तक, कन्फ्यूशियस से आयन रैंड तक, बुद्धा से एलोन मस्क तक। दिस इज गोना बी अ फिलोसॉफिकल रोलर कोस्टर वाली खिचड़ी, सो ब्रेस योर सीट्स। एंड पिछले बार की तरह हम इन्हें कोई डिफिकल्टी से रैंक नहीं करेंगे। इंस्टेड विल यूज समथिंग कॉल्ड इंडिविजुअल एजेंसी। नहीं, वो कंपनी वाली एजेंसी नहीं, इन द मोर फिलोसॉफिकल सेंस। एजेंसी का मतलब है कि तुम्हारी फिलोसफी तुम्हें कितना उकसाती है कुछ करने के लिए। क्या वो तुम्हें कहती है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और डज इट से ब्रो सब मोह माया है, होनी को कौन टाल सकता है? Things like that. What would I tell my children? Like, what should they learn right now? Really, what I would want to cultivate in them is agency. Do you really believe that your human effort can make a dent on the planet? And how do you experience that and live that? But then, agency also isn't exactly the same as free will. Free will means कि आप चाय या कॉफी दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो. But agency means कि चूज करने के साथ साथ you also have the actual capacity to go to the mall, buy the tea or coffee, go to your kitchen, boil the water, make the drink, and then enjoy it. So, Agency really means taking ownership of your actions. The belief कि लाइफ आपके खुद के हाथों में है, ना किसी भगवान के, ना किसी गवर्नमेंट के, ना किसी राजा के या किसी विद्वान के। एजेंसी को हम 3 सब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डिजायर, ऑफ कोर्स, आप कुछ करना चाहते हो कि नहीं। द सेकेंड वन इज कॉम्पिटेंस, क्या आप बिलीव करते हो कि आप में वो दम है कि आप उस चीज को खुद कर सको। एंड द थर्ड इज ऑप्टिमिज्म, आपको लगता है कि आपके एक्शन से दुनिया में कुछ बदलेगा। सो इन पोएटिक टर्म्स आप कह सकते हो कि एजेंसी इस चाह को चाहने की चाहत। सो विद ऑल दैट कॉन्टेक्स्ट, हमने एजेंसी के बेसिस पर 36 वर्ल्ड व्यूज पर फोकस किया है, स्कोरिंग देम फ्रॉम -100 द लोएस्ट टू +100 द हाईएस्ट। एंड पिछले बार की तरह डोंट टेक इट टू सीरियसली, दिस इज जस्ट अ रैंडम यूट्यूब वीडियो, नॉट अ स्कोरिंग ऑफ हाउ गुड और बैड अ वर्ल्ड व्यू इज और हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक इट इज। एजेंसी इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सो जस्ट चिलैक्स, हैव अ चाय एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं हमारे इस फिलोसफिकल टियर के बेसमेंट से, द एक्सटिंग्विशर्स। ये वो फिलोसफीज हैं जिनका मानना है कि भैया पूरी मैच फिक्स्ड है और मैच जीतने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अब मैच को खेलो ही मत। इन सारे फिलोसफीज का मानना है कि संसार में आप जीत जीत के थक जाओगे लेकिन वहीं के वहीं ही रहोगे। तो क्यों ना शुरुआत से ही थोड़ा चिल किया जाए, अपने और अपने एम्बिशंस के बीच थोड़ा दूरी रखा जाए। हम स्टार्ट करेंगे इस टियर के सबसे एब्सोल्यूट जीरो फिलॉसफी से, वो फिलॉसफी जिसका ह्यूमन एजेंसी स्कोर इज -100। लेट्स बिगिन विद आजीविका। आजीविका's गेम ऑफ लाइफ के वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनका गेम दरअसल ऑटो प्ले मोड पे चल रहा है। जो होना है वो होके रहेगा, सब कुछ नियति यानी कि फेट डिसाइड कर चुकी है। इनके लिए अच्छे कर्म, बुरे कर्म, प्रार्थना, मेडिटेशन, ये सब बकवास चीजें हैं। कोई भी मानवीय कर्म, शक्ति, वीरता, शौर्य या मानवीय साहस ऐसा नहीं है जो जीवन में मनुष्य की नियति को प्रभावित कर सके। इनके मुताबिक हर आत्मा का एक फिक्स्ड साइकिल होता है और 84 लाख बार योनियों से गुजरने के बाद यानी कि रिस्पॉन होने के बाद ऑटोमेटिकली मुक्ति मिल जाती है। सो तुम्हारे एक्शन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस स्कूल के फाउंडर थे मखाली गोसला जी, जो कि बुद्धा और महावीर के कॉन्टेम्पररी थे और ये तीनों ने वेदों को रिजेक्ट किया था। बट ये लोग अपने अप्रोच में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि बुद्धा स्वयं हैड टू डिक्लेयर कि नियतिवादी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाती है। इवन राजा अशोक इनके रेडिकल आइडिया से इतने ज्यादा इरिटेटेड थे कि इन्होंने आजीविका को एक्सटिंक्शन तक ड्राइव कर दिया। आज ना कोई आजीविका बचा है और ना उनके कोई टेक्स्ट्स। जो कुछ हम आजीविका के बारे में जानते हैं वो उनके राइवल्स बुद्धिस्ट्स और जैन्स के टेक्स्ट से हमें पता मिलता है। आई गेस जब आप बिलीव करते हो कि नथिंग मैटर्स, नो वंडर कि इवन तुम्हारी स्टोरी डज नॉट एंड अप मैटरिंग। अगर सब कुछ नियति ने डिसाइड किया है तो तुम्हारे हाथों में लिटरली कुछ भी नहीं है। सो दिस इज एज लो एजेंसी एज इट गेट्स। पोस्टमॉडर्निज्म। अगर आजीविका कहती है कि तुम्हारे पास एजेंसी नहीं है बिकॉज ऑफ फेट, तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि तुम्हारे पास एजेंसी नहीं है बिकॉज एक्चुअली तुम हो ही कौन। पोस्ट मॉडर्निज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी 20वीं सेंचुरी की, लेड बाय द बंगालीज ऑफ यूरोप, द फ्रेंच। इनका कहना था कि भैया तुम जो भी सोचते हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारे बिलीव्स, प्रेफरेंसेस,
ये सब सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फेवरेट सॉन्ग तुम्हारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट पोस्ट मॉडर्न लेंस में वो तुम्हारा चॉइस कभी था ही नहीं। जेंडर कंस्ट्रक्ट, कास्ट कंस्ट्रक्ट, कैपिटलिज्म, मीडिया, डेमोक्रेसी कंस्ट्रक्ट। अगर सब कुछ कंस्ट्रक्ट है तो तुम भी एक कंस्ट्रक्ट हो, और अगर तुम ही रियल नहीं हो तो एजेंसी किस बात का? सो पोस्ट मॉडर्निज्म एक सबवर्टिव वे है दुनिया को देखने का। द रीजन पोस्ट मॉडर्निज्म रैंक सो लो इन एजेंसी इज बिकॉज ये चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करना तो तुम्हें सिखाती है, बट उससे कुछ सिंथेसाइज करना, कुछ बिल्ड करना नहीं सिखाती। तुम्हें पता चल जाएगा कि दीवार में कहाँ पे डिफेक्ट है, पर दरवाजा कहाँ और कैसे बनाना है ये कोई नहीं बता पाएगा। Which is why agency score -80। अब आता है जैनिज्म पर। जैन्स की कोर बिलीफ है कि एग्जिस्टेंस एक प्रकार का वायलेंस होता है। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारे हर बाइट में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का खात्मा हो रहा है। बुद्धिज्म ने कहा कि लाइफ सफरिंग है, जैनिज्म ने कहा कि लाइफ वायलेंस है, और तुम हो उसके परपेट्रेटर। तो सोल्यूशन क्या है? मिनिमाइज करो, कम खाओ, कम बोलो, कम चलो। जैन मंक्स मुंह पर एक कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि सांस में कोई कीड़ा न मर जाए। चलने से पहले झाड़ू से रास्ते को साफ करते हैं ताकि कोई चींटी न मर जाए चलते वक्त। And the ultimate Jain practice of Salekhana, which is voluntary fasting on to death, that is the final act of non-attachment. एजेंसी के टर्म्स में सिस्टमैटिकली डिजायर को डिसमेंटल करके एक्सटिंग्विश किया जाता है। आयरॉनिकल बात मगर यह है कि इसी जैन फिलॉसफी से इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस ओरिजिनेट हुए हैं। शायद जब तुम मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड रहो तो रिस्क लेना आसान हो जाता है। आप फेलियर से इतने ज्यादा हर्ट नहीं होते बिकॉज आप सक्सेस से कभी इतने जुड़े भी नहीं थे। थेरावाडा बुद्धिज्म के कई सारे स्कूल्स हैं। महायाना बुद्धिज्म ने बोधिसत्वस ऐड किए, वज्रायना बुद्धिज्म ने तंत्र को ऐड किया, पर जो स्कूल बुद्धा के ओजी टीचिंग से सबसे क्लोजेस्ट है दैट्स द थेरावादा बुद्धिज्म। ये वो बुद्धिज्म है जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। इनके पास बुद्धा के टीचिंग्स का पाली में सबसे पुराना रिकॉर्ड है। इनके मुताबिक तुम कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं हो, तुम एक प्रोसेस हो। जैसे कि एक नदी, पानी हर सेकंड बदल रहा है पर तुम कहते हो इसे रिवर गंगा फॉर एग्जाम्पल। थेरावाडा बुद्धिज्म के मुताबिक तुम भी इसी प्रकार के हो। तुम्हारे अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, पर तुम करके कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। एक्सपीरियंस तो है बट एक्सपीरियंसर नहीं है। इसे ये लोग अन्नतता कहते हैं, मतलब नो सेल्फ। मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा इंसल्ट, वही हमें हमारे सफरिंग से जोड़ता है। इनके मुताबिक सोल्यूशन है कि ऑब्जर्व करो, कभी रिएक्ट मत करो। थॉट आए तो उसे लेबल करो और फिर जाने दो। थेरावाडा बुद्धिस्ट मंक्स को ये दिन के 18 घंटे करने होते हैं, राइट फ्रॉम सुबह के 3 बजे। इसी चीज को आज माइंडफुलनेस बोला जाता है। इनका गोल है निबानना, संस्कृत में निर्वाणा, which literally means बुझ जाना, extinguish हो जाना। Even though the philosophy wants you to work really hard, it's only to realize in the end कि हार्ड वर्क करने वाला दरअसल कोई था ही नहीं। एपिक्यूरियनिज्म हमारा फर्स्ट ग्रीक फिलॉसफी, ये कंपोज हुआ था 3rd सेंचुरी BC में। आज ये टर्म एपिक्यूरियन हैज बिगन टू सिंबलाइज 5-star डाइनिंग, लग्जरी, हेडोनिज्म, बट जो रियल एपिक्यूरियस थे वो सिंपल ब्रेड और पानी पे खुश थे। वो थोड़े ही चीजों से संतुष्ट हो जाते थे। उनकी फिलॉसफी एक्चुअली क्वाइट सिंपल थी। गॉड्स हैं बट वो तुम्हारा एग्जैक्टली केयर नहीं करते, और मरणोपरांत कुछ नहीं होने वाला, तो डरना ही क्यों। एपिक्यूरियस का कहना है कि दुख का सबसे बड़ा सोर्स डर है। डेथ का डर, भगवान का डर, फ्यूचर का डर। तुम अगर ये डर निकाल दो तो तुम्हें कोई बड़ा सा एडवेंचर या कोई बड़ी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस इज ऑलरेडी अवेलेबल, बस उस पे ध्यान देने का दरकार है। अकॉर्डिंग टू हिम, हैप्पीनेस isn't about chasing pleasure, it's about avoiding pain. He wants you to have ataraxia, मतलब undisturbed mind. एक छोटा सा गार्डन लो, 2-4 क्लोज फ्रेंड्स रखो, सिंपल खाना खाओ, बस यही एक अच्छा लाइफ है। इट स्कोर्स हाई अबव अदर फिलॉसफीज बिकॉज ये सेल्फ को इल्यूजन नहीं मानता। ये कहता है कि तुम रियल हो, तुम्हारे चॉइसेस रियल हैं, पर वो चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इसमें एपिक्यूरियस बोलते हैं टू विथड्रॉ। दिस कुड प्रोबेबली बी अ हैप्पी लाइफ, बट दिस इज नॉट अ हाई एजेंसी लाइफ। अब इस टीयर का फाइनल फिलॉसफी, सूफिज्म इस्लाम का एक मिस्टिकल डायमेंशन है। 8th से 9th सेंचुरी में ये फॉर्मली डेवलप हुआ था बाय रबिया अल अदविया, द जुनैद ऑफ बगदाद, और बाद में इट वाज पॉलिश्ड बाय रूमी, हाफिज, इब्न अरबी, पर रूट्स इसके कुरान और प्रॉफिट के टीचिंग्स में ही हैं। इस फिलॉसफी का कोर आइडिया है कि तुम और गॉड के बीच में एक सेपरेशन है।
सूफिज्म कहता है कि वो सेपरेशन को तो मिटा दो। इसका टेक्निकल टर्म है फना, यानी कि द एनहाइलेशन ऑफ द ईगो। अपना मैं को मिटा दो ताकि तुम में और गॉड में सिर्फ गॉड ही बचे। अब ये सुनने में थोड़ा थेरावाडा बुद्धिज्म जैसा लगता है, बिकॉज दे बोथ वांट यू टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ, बट एक फंडामेंटल डिफरेंस है। थेरावाडा बुद्धिज्म में जब सेल्फ मिट जाता है तो कुछ नहीं बचता, इट्स लिटरली निब्बान और एक्सटिंक्शन। सूफिज्म में जब तुम सेल्फ को मिटाते हो तो गॉड ही बचता है। यू डोंट डिसॉल्व इनटू नथिंगनेस, यू डिसॉल्व इनटू समथिंग एंड दैट समथिंग इज गॉड। रूमी का फेवरेट लाइन था, थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि मैं वो बन गया हूँ जिससे मैं प्यार करता था। सूफिज्म के मुताबिक ईगो तुम्हारा दुश्मन है, पर इसलिए नहीं क्योंकि ईगो फॉल्स है जैसे थेरावाडा बुद्धिज्म कहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ईगो तुम्हें गॉड से दूर रखता है। जब तक मैं करके कुछ है तब तक वो नहीं मिलेगा। So those were the extinguishers. आजीविका से लेकर सूफिज्म तक हर इस फिलॉसफी ने बिलीव किया that the self is a problem to be solved. इनका उद्देश्य नहीं था आपको विनर बनाना, इनका उद्देश्य था आपको फ्री करना। And therefore, they all said that the game is a trap and you need to get free from it. अब जो फिलॉसफीज को हम स्टडी करेंगे उनको हमने नाम दिया है the surrenderers. Because ये फिलॉसफीज, unlike the extinguishers, don't think that the match is fixed. They think that the match is real. लेकिन आप उसके प्लेयर नहीं हो, इंस्टेड कोई और गेम खेल रहा है और आप उनके कंट्रोल में हो। आइदर इट इज गॉड और अ गुरु और अ आइडियोलॉजी और द यूनिवर्स इटसेल्फ। आयरॉनिकल बात लेकिन यह है कि इन्हीं सरेंडर्स ने दुनिया के सबसे पॉपुलर वर्ल्ड व्यूज को जन्म दिया। हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे फिलॉसफी के साथ जो कि टेक्निकली गॉड पे तो विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी वो सरेंडर करती है। सरेंडर किसको करती है? टू सिस्टम। दिस इज द क्रिटिकल थियरी and it happens to be a cousin philosophy of postmodernism. Let's get started. क्रिटिकल थियरी सबसे फेवरेट फिलोसफी थी ऑफ 1900s इंटेलेक्चुअल एलीट ऑफ यूरोप। पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के 3-4 कौमी लॉन्डों का ये एक इन्वेंशन था। ये लोग कार्ल मार्क्स के फैन बॉयज थे। मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स रिवॉल्यूशन लाएंगे, सिस्टम पलट देंगे, पर 1920s के जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वर्कर्स रिवॉल्ट करने के बजाय मूवीज देख रहे थे, रेडियो सुन रहे थे, ब्रांड्स खरीद रहे थे। तो तभी फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर्स हॉर्खहाइमर, अडोर्नो और बाद में मार्क्यूस एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है, अगर सिस्टम तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रही है तो तुम उस सिस्टम से प्यार क्यों करने लग जा रहे हो? इनका डायग्नोसिस था कि पावर सिर्फ पुलिस, राजा या पैसे के थ्रू ऑपरेट नहीं करती, पावर तुम्हारे कल्चर और डिजायर्स के थ्रू भी ऑपरेट करती है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट ये सिर्फ तुम्हें चीजें नहीं बेचते, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को नज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि तुम्हारे नीड्स इन द फर्स्ट प्लेस होने क्या चाहिए। अडोर्नो और हॉर्खहाइमर ने इसे कल्चर इंडस्ट्री का नाम दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम नेटफ्लिक्स खोलकर फ्रीली चूज कर रहे हो कि कौन सा शो देखना है क्योंकि तुम्हारे सामने हजारों चॉइसेस हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल थियरिस्ट पूछता कि आखिरकार ये मेन्यू बनाया किसने एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों बनाया? तुम्हारे डिजायर्स में कितना हिस्सा जेन्युइनली तुम्हारा है और कितना सोसाइटी, मार्केट और कल्चर का? दैट इज समथिंग क्रिटिकल थियरिस्ट वुड बी इंटरेस्टेड इन। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्रिटिकल थियरी ने जेन्युइनली लोगों को अपने आसपास के इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर्स को एक्सपोज करने का लेंस दिया जिसे प्रीवियसली लोग नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते थे। रेस, क्लास, मीडिया, जेंडर, इंस्टीट्यूशंस, इन सब के अंदर पावर कैसे हो सकती है ये एक्सपोज करना इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन एजेंसी के पर्सपेक्टिव से यहीं पर एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स शुरू होता है। अगर तुम्हारे डिजायर सोसाइटी ने बनाई है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स मीडिया शेप करी है और तुम्हारे सारे अपॉर्चुनिटीज कैपिटलिज्म से आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल अपने जीवन का ऑथर कम और सिस्टम का प्रोडक्ट ज्यादा लगने लगता है। और इस लेंस को अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनलाइज कर लो तो एक खतरा ये भी पैदा होता है कि हर फेलियर का एक्सप्लेनेशन आप बाहर खोजते हो। अगर लाइफ में कुछ फेलियर है देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स लाइक माय क्लास, माय जेंडर, मेरा रेस, कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, मीडिया, और धीरे धीरे सवाल मेरे साथ ये क्यों हुआ इतना बड़ा हो जाता है कि सवाल की अब मैं क्या करूं ये गायब होने लग जाता है। यही विक्टिम माइंडसेट का एजेंसी प्रॉब्लम है। ऑपरेशन रियल हो सकती है, स्ट्रक्चर्स भी रियल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका वर्ल्ड व्यू आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, तो हेल्पलेसनेस पैदा होना लाजमी है। सो एजेंसी स्कोर -45। अब आता है स्टीयर का सबसे ट्रिकी एंट्री। मुझे एक्स पर ऑलरेडी कुछ लोग खरी खोटी सुना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड आई गेट इट, क्योंकि पहले नजर में अद्वैता वेदांता सीम्स लाइक मैक्सिमम एजेंसी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ, मैं ही अल्टीमेट रियलिटी हूँ। पिछले वीडियो में हमने अद्वैता को एडवांस टियर में रखा था, तो फिर इसका एजेंसी -35 कैसे हुआ? 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैता वेदांता को स्थापित किया था और दुनिया को बताया कि आत्मन और ब्रह्मन एक है, तुम ही पूरे यूनिवर्स हो, पूरा यूनिवर्स एक ही कॉन्शियसनेस है। बट देन क्वेश्चंस अराइज कि तुम्हारे बॉडी का क्या, तुम्हारे सुंदर चेहरे का क्या, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी का क्या जो तुम्हें किसी से अलग बनाती है?
अद्वैता कहता है कि ये सब एक प्रकार का माया है। जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी आश्रीष या रोहन या प्रिया इससे जुड़े हो, तब तक तुम अपने ब्राह्मण रूपी आइडेंटिटी से दूर हो। 11th सेंचुरी में रामानुजा एक डीपर लॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपोज करते हैं इन अद्वैता वेदांता। वो कहते हैं अगर पूरा सब कुछ एक कॉन्शियसनेस है तो क्या इग्नोरेंस जिससे इल्यूजन पैदा होती है, क्या वो भी ब्राह्मण का हिस्सा है? पर ब्राह्मण तो परफेक्ट है, तो झूठ और माया आते कहां से? उन्होंने अद्वैता को प्रच्छन्न बौद्ध कहा, मतलब हिडन बुद्धिज्म। आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर दो, यही तो बुद्धिस्ट शून्य कहते हैं। अगर कोई दुश्मन तुम पे अटैक करे और तुम सोचने लग गए कि अरे ये भी तो वही ब्राह्मण है जो मैं हूँ, और उससे अननेसेसरली एम्पैथाइज करने लगे, तो इट बिकम्स मोर लाइकली दैट यू विल बी डिफीटेड इन दिस वॉर। सो फॉर ऑल दोज रीजंस अद्वैता गेट्स द एजेंसी स्कोर -35, द मोस्ट एम्पावरिंग सरेंडर यू विल एवर हियर। दोस्तों, वैष्णविज्म हिंदुइज्म का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है। रफली 40 करोड़ फॉलोअर्स हैं इसके। बट वैष्णविज्म को डिनोमिनेशन कहना एक अंडरस्टेटमेंट है। आज जिन चीजों को हम हिंदुइज्म समझते हैं उसका मेजॉरिटी कंटेंट एक्चुअली वैष्णवाइट है। अवतास का कॉन्सेप्ट, 4 युगों का कॉन्सेप्ट, भक्ति मूवमेंट भी वैष्णविज्म से स्टार्ट हुआ था, और इंडिया के 2 सबसे पॉपुलर फेस्टिवल्स दिवाली और होली ये भी वैष्णवाइट ही है। वैष्णविज्म शायद पूरे दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। वैदिक काल में ना सोसाइटी क्लैंस में बटी थी। इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन था। जैसे जैसे लेकिन सोसाइटी ग्रू की, ये इंपॉर्टेंट होता गया टू इंश्योर कि भांति भांति प्रकार के लोग एक साथ आ पाए, नॉट जस्ट एज किंग्स एंड प्रीस्ट्स, बट विविध प्रांतों के विविध बिलीफ सिस्टम्स के लोग। और यहीं से मिलता है हिंदू धर्म को अपना सुपर पावर, जो विष्णु जी के बिना मिलना इम्पॉसिबल होता, द पावर टू अब्सॉर्ब। पुरी में प्रभु जगन्नाथ, पंढरपुर में पांडुरंगा, तिरुपति में वेंकटेश्वरा, तमिलनाडु में रंगनाथ, अयोध्या में राम और ब्रज में कृष्णा। सबके चेहरे अलग, फॉलोअर्स अलग, और उन फॉलोअर्स के खान पान अलग, वेशभूषा अलग, रिचुअल्स अलग और आर्किटेक्चर भी अलग। एंड येट वैष्णविज्म के अंदर सब कोई कनेक्टेड है। वैष्णविज्म ने एक ऐसे डाइवर्स सोसाइटी को बनाने का फ्रेमवर्क दिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें शामिल होने के लिए यू डोंट हैव टू गिव अप योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन लैंग्वेज या योर लोकल फोक ट्रेडिशंस। वैष्णविज्म नेवर डिमांडेड यूनिफॉर्मिटी। और इसी के साथ सोसाइटी में एक और शिफ्ट होता है, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन आइडियल मैन इज। गीता में कृष्णा अर्जुन से एक्शन छोड़ने के लिए नहीं कहते, इनफैक्ट उसका पूरा उल्टा। कृष्णा कहते हैं कि पार्थ उठो, लड़ो, अपना ड्यूटी निभाओ। एंड देन ही एड्स कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शंस पर है, उसके रिजल्ट्स पर नहीं। ही सप्लीमेंट्स इट विद निमित्त मात्रम भव, तुम बस एक इंस्ट्रूमेंट हो, तुम एक माध्यम हो, असल करता तो मैं हूँ। दिस राइट हियर फ्रेंड्स इज द वैष्णव एजेंसी मॉडल। एक्शन तुम्हारा है, ड्यूटी भी तुम्हारा है, लेकिन उसका ऑथरशिप या संस्कृत में कर्तृत्व ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर यानी विष्णु जी का है। और भक्ति में सरेंडर के इस फॉर्मल बात को कहते हैं प्रपत्ति यानी कि शरणागति। वैष्णविज्म एक्शन को डेफिनेटली डीवैल्यू तो नहीं करता, बट एक्शन के ओनरशिप को थोड़ा सॉफ्टन कर देता है। फेलियर को अक्सर ओन करने के बजाय सिंपली प्रभु की इच्छा मानकर सह लिया जाता है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बेशक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इससे एजेंसी का फीडबैक लूप कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाता है। यहाँ आइडियल इंसान वो नहीं है जो पूछता है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो पूछता है कि हरि मुझसे क्या चाहता है। शायद यही चीज जिससे इंडिविजुअल एजेंसी कम होती है ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी टू कम टुगेदर। अपना इंडिविजुअल ईगो और एजेंसी त्याग करने के बाद लोग विष्णु जी के शरण में आकर कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि सरेंडर कमजोरी नहीं है, इट इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रस्ट। लेकिन इस लिस्ट का स्केल ट्रस्ट मेजर नहीं कर रहा, ये एजेंसी और सेल्फ ऑथरशिप मेजर कर रहा है। इन द एंड सवाल सिर्फ इतना है कि स्टीयरिंग व्हील है किसके पास। वैष्णविज्म का जवाब है कि गाड़ी तो तुम चलाओगे, लेकिन रास्ता का देखभाल तुम हरि पर छोड़ दो। सो सिविलाइजेशनल स्कोर ऑनेस्टली +1000, एजेंसी स्कोर -30। कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंटिज्म -15। 1500s में कैथोलिक चर्च एक एमएनसी की तरह ऑपरेट कर रही थी। पोप सीईओ थे और उनका रेवेन्यू मॉडल था इंडल्जेंसेस, मतलब अपना कार्ड स्वाइप करो एंड द चर्च कुड जस्ट गेट रिड ऑफ योर सिंस। वेटिकन सिटी में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है वो लिटरली ऐसे पाप धुलने के सर्टिफिकेट्स को बेच कर फाइनेंस किया गया था। उस एटमॉस्फेयर में एक जर्मन मंक आते हैं बाय द नेम ऑफ मार्टिन लूथर। ये नहीं वो एक दिन कैथोलिक चर्च के दीवार पर 95 पॉइंट्स का एक बुकलेट पिन कर देते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द चर्च। चर्च के बजाय डायरेक्टली बाइबल को और अपने फेथ को सेंट्रल मानते हैं। लूथर की वजह से इवेंचुअली कैथोलिक्स में इंडल्जेंसेस का ये स्कीम बंद हो गया। इसी ट्रेडिशन में आते हैं जॉन कैल्विन जी, स्विट्जरलैंड के एक कंजर्वेटिव बाइबल प्रेमी, जो कि आर्ग्यू करते हैं
कि अगर गॉड ओमनीपोटेंट हैं तो लॉजिकली उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि कौन हेवन को जाएगा और कौन हेल में सड़ेगा। इसे प्री डेस्टिनेशन कहते हैं। तुम चाहे ध्यान पुण्य करो, बाइबल पढ़ो या कैंसर का इलाज निकाल लो, अगर गॉड ने तुम्हारा नाम उनके डिवाइन लिस्ट में नहीं रखा तो तुम तो गए बेटा। और अगर लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो तुम चाहे जो मर्जी कलेश करो, यू आर गेटिंग इनवाइटेड। लोगों ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम चूजन हैं या नहीं। कैल्विनिस्ट लॉजिक यहाँ पे कहता है कि अगर तुम सक्सेसफुल हो, डिसिप्लिन्ड हो और अमीर हो तो शायद ये एक साइन हो सकता है कि गॉड ने तुम्हें चूज किया है। So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. बस यहाँ से शुरू हुई प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक। लोगों ने पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वो अमीर होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो प्रूव कर सकें कि वो गॉड के चोजन वन जाए। हम तो भैया इन बाकी लूजरों से बेटर हैं। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू प्रूव। कैपिटलिज्म के नींव पर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, ये थियोलॉजी है जो लोगों को एंजाइटी दे रही थी। Anxiety, turns out, is quite excellent for capitalism. Who would have thought? Theologically, it is zero agency. तुम्हारा fate sealed है, तुम्हारे decisions matter नहीं करते, पर God को mean girls जैसे imagine करके Protestantism ने steroid levels पर productivity unlock कर दिया। तुम treadmill में भाग रहे हो ये prove करने के लिए कि तुम fit पैदा हुए थे। ऑलराइट दोस्तों, अब हम दो फिलोसफीज को एक साथ देखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम स्कोर पर हैं और एक दूसरे के मिरर्स हैं। सुन्नी इस्लाम और कैथोलिसिज्म दोनों सरेंडर्स में सबसे ज्यादा एजेंसी रखते हैं। दोनों ने मैसिव ग्लोबल एम्पायर्स बिल्ड किया और दोनों के अंदर एक सेम कॉन्ट्रडिक्शन भी है। सरेंडर तो करो लेकिन दुनिया को जीत भी लो। इस्लाम का लिटरल मीनिंग है सबमिशन, सबमिट टू गॉड अलोन, ना किसी राजा को, ना किसी जात को, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। That sounds kind of limiting, right? But practically, just like भक्ति, ये भी एक किस्म का रिबेलियन था। रिबेलियन अगेंस्ट द ओल्ड किंग्स एंड द ओल्ड ऑर्डर, जो जगह जगह पे लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी। So Islam focuses a lot on equality before God. नमाज में तुम्हें कोई प्रीस्ट नहीं चाहिए on your behalf, तुम खुद चीजें करते हो। कुरान तुम्हें खुद पढ़ना होता है। ये डायरेक्ट कनेक्शन एक रेडिकल इक्वालिटी लाता है, एटलीस्ट इन थियरी। एंड लेस देन 200 years, अरेबिया से स्पेन तक, इंडिया से इंडोनेशिया तक, half the world was following this philosophy. But एजेंसी का इशू यहीं शुरू होता है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि अल्लाह को सरेंडर करो, इस्लाम तुम्हें ये भी बताता है कि जिंदगी का हर एक डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे पैसे बनाने चाहिए और किससे निकाह करना चाहिए। ये सिस्टम इंसान को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है जो हर चीज में उसे सिखाती है, हर चीज बतानी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम को ट्रस्ट नहीं है कि वो खुद सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इस्लाम में एजेंसी एब्सेंट नहीं है, इनफैक्ट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं, तुम अकाउंटेबल हो, लेकिन फ्रीडम का फ्रेमवर्क तुम खुद डिजाइन नहीं करते। चॉइस तुम्हारी है, रूल बुक लेकिन डिवाइन है। Catholicism is to Christianity what Vaishnavism is to Hinduism. दोनों ही अपने रिलीजन्स के मेन स्ट्रीम पंथ हैं। इस्लाम जहाँ एक स्टार्टअप की तरह है, कैथोलिसिज्म एक एमएनसी की तरह। एक एमएनसी जो हेडक्वार्टर्ड है वेटिकन सिटी में और इनके सीईओ को बोला जाता है पोप। इन लोगों ने सरेंडरिंग को एक सोफिस्टिकेटेड एमबीए सिस्टम बना दिया। कैथोलिसिज्म का जीनियस ये है कि ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इट सेज कि एडम और ईव ने जो ओरिजिनल सिन किया था उसका दाग अब भी तुम पे अप्लाई है। You're born therefore with a debt, और तुम्हें उस उधार को चुकाना होगा। एंड ये तुम खुद DIY करके नहीं कर सकते। You need the church at every moment, who has perfected this for over 2000 years. पैदा होते ही बैप्टिज्म, हर हफ्ते कन्फेशन, एंड ऑल ऑफ दिस कोऑर्डिनेटेड बाय अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर। प्रीस्ट्स के ऊपर बिशप्स, उनके ऊपर कार्डिनल्स और सबसे ऊपर पोप, जो खुद डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू गॉड। हर लेवल पे कोई ना कोई तुम्हारी फाइल को ऑडिट कर रहा होता है। कैथोलिक्स भी इस्लाम और वैष्णविज्म की तरह दियो वोलेंटे यानी कि गॉड विलिंग में बिलीव करते हैं। इट्स द सेम इंशाल्लाह या कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो कहती है कि मेहनत तुम्हारी है लेकिन रिजल्ट अपर मैनेजमेंट का। 3 अलग अलग कल्चर्स बट सबका एक कॉमन कंक्लूजन। अपने इंडिविजुअल एजेंसी को सैक्रिफाइस करने के बावजूद इस हाइपर ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड व्यू ने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए और पूरे कॉन्टिनेंट्स की पॉलिटिक्स गवर्न की। सो दोस्तों, दीज वर द सरेंडर्स। क्रिटिकल थियरी से कैथोलिसिज्म तक, इनमें से हर फिलॉसफी ने ये बोला कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसकी सेवा में खो जाता हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रोग्रेशन देख पा रहे हो। एक्सटिंग्विशर्स ने कहा कि मैच को छोड़ दो, सरेंडर्स ने कहा कि मैच को खेलो लेकिन खुद के लिए मत खेलो, उसके लिए खेलो। अब जिन फिलॉसफीज को हम देखेंगे उनको हमने नाम दिया है द बैलेंसर्स। इन सब का एजेंसी स्कोर अराउंड 0 के आसपास है। साउंड्स कॉमन सेंस, राइट? बैलेंस बना के चलो सबके साथ। बट इसमें डिफिकल्टी ये है कि एज अ बैलेंसर आप दोनों एंड से खींचे चले जाते हो।
बैलेंस बनाना इज नॉट द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट फिलॉसफी ऑफ दिस ईयर, ताओइज्म। ताओइज्म के फाउंडर थे लाओ त्सु, जिन्होंने कहा कि इंसान को पानी से सीखना चाहिए। पानी किसी को फोर्स नहीं करती, लेकिन पानी में वो सक्षमता होता है कि वो एक पहाड़ को भी काट सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसर्स के इस टीयर को। इमेजिन करो कि तुम 6th सेंचुरी BC के चाइना में हो। एक बुजुर्ग आदमी बाय द नेम लाओ त्से, जिसका लिटरली नाम मतलब करता है ओल्ड मास्टर, वो अपने बफलो पे बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। फिर उनको एक बॉर्डर गार्ड रोक कर पूछता है कि सर आप काफी वाइज आदमी दिखते हैं, जाने से पहले अपना विजडम क्या आप सारा लिख के जा सकते हैं? लाओ त्से देन बैठकर 5000 कैरेक्टर्स में अपना सारा विजडम पोर इन कर जाते हैं एंड देन ही डिसअपियर्स फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। उन्हीं 5000 कैरेक्टर्स को आज हम ताओ ते चिंग के नाम से जानते हैं, द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ ताओइज्म। मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार लाओ त्से करके कोई आदमी नहीं था, ये पूरी एक ओरल ट्रेडिशन थी और इसका क्रेडिट एक हाइपोथेटिकल ऑथर को दिया गया था। बट शायद यहीं से ताओइज्म का पहला लेसन हमें मिलता है। ऑथर कौन है, कब लिखा गया था, ये सब बेकार के डिटेल्स हैं। ताओ कहता है कि जिस ताओ को बोला जा सकता है वो रियल ताओ नहीं है। दैट्स लिटरली द फर्स्ट लाइन ऑफ ताओ ते चिंग। ताओइज्म का कोर आइडिया ये है कि यूनिवर्स में एक पैटर्न है, एक फ्लो है, एक रिदम है और इसको नाम दिया गया है ताओ, जिसका मैंड्रिन में मतलब है द वे, द रास्ता। ताओ कोई भगवान नहीं है, ताओ ऋत की तरह कोई कॉस्मिक लॉ भी नहीं है, ताओ बस एक वे है। If you observe the Chinese character Dao, the first 3 strokes, that's yin yang and yang yang, that represents the yin yang balance. Then zi, which means oneself. That means Dao is not far from you. Dao is within you. The last part is 走之, which means to go, to move, to act. इस फ्लो को कभी फाइट मत करो, इसके साथ मूव करो। इसी को वू वे कहते हैं, मतलब एफर्टलेस एक्शन। फ्लो विद द वे थिंग्स आर कैन ऑल्सो इजीली बिकम कि डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग। अगर आप एक्सेलेंस के परसूट में हो तो फ्लो से सब कुछ नहीं होता। एक वैक्सीन का डेवलपमेंट फ्लो नहीं कर सकती, एम्पायर्स फ्लो से डिफेंड नहीं हो सकते। इवन हिस्टोरिकली ताओइस्ट पहाड़ों के मुनि ऋषि बन के ही रह गए। चाइना को तो कन्फ्यूशियनिज्म ने बिल्ड किया। सो एजेंसी स्कोर -5। दोस्तों, हम एक बहुत गहरी खाई से चढ़ते चढ़ते आ चुके हैं 0 लेवल पर। अब हम इक्वेटर पर खड़े हैं। पहली बार कोई फिलॉसफी कह रही है हाँ कुछ करो, तुम्हारे करने से दुनिया में फर्क पड़ेगा, तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं। सो वेलकम टू द पॉजिटिव साइड ऑफ एजेंसी, महायाना बुद्धिज्म। बुद्धा ने मोक्ष के बारे में जो कुछ सिखाया, उसके बाद बुद्धिज्म के 2 बड़े रास्ते टूट गए। पहला रास्ता वाज थेरावाडा। थेरावाडा का लॉजिक है कि निर्वाण पाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ बुद्धिस्ट को ये सेल्फिश लगने लगा। इसी सोच से निकला महायाना बुद्धिज्म, लिटरली मीनिंग द ग्रेट व्हीकल। इसने बुद्धिज्म को फंडामेंटली रीडिजाइन कर दिया। महायाना का कोर आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व वो है जो निर्वाणा के दरवाजे पर पहुंच चुका है, लेकिन गेट के अंदर जाने के बजाय वो रुक कर पीछे मुड़ता है। वो बाकियों को देखता है और कहता है जब तक एक भी इंसान संसार में फंसा हुआ है मैं निर्वाण नहीं लूंगा। थेरावाडा बुद्धिज्म कहता है कि लाइफ इज सफरिंग, बट महायाना बुद्धिज्म बोलता है कि दुनिया में दुख तो है, लेकिन तुम कुछ कर सकते हो। कंपैशन फॉर अदर्स कैन बी एन एक्टिव फोर्स। And in the symbolism of Mahayana Buddhism, the person who is no longer seeking an escape from life, but has realized that it isn't something to be escaped from, is called in Sanskrit a bodhisattva. And here you see a typical and one of the most famous of the bodhisattvas called Kuan Yin, the bodhisattva of mercy, who has come back into the world of everyday events to help all other beings to be delivered. And the ideal of Buddhist wisdom no longer becomes, as it were, a detached and aloof sort of sage who shuns life, but one who loves life and therefore gets thoroughly involved in it. महायाना बुद्धिज्म ने देयरफॉर पहली बार बुद्धिज्म को एजेंसी प्रदान किया। इट टर्न्ड द डिप्रेसिंग आइडिया ऑफ सेल्फ एक्सटिंक्शन इनटू समथिंग पॉजिटिव एंड हाई एजेंसी। तो क्वेश्चन आता है कि एजेंसी स्कोर बस 0 क्यों? दूसरों को जब तक हेल्प आप कर रहे हो तब तक ही तुम्हारी एजेंसी जस्टिफाइड है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या दूसरे लोग हेल्प होना भी चाहते हैं? दूसरों को सेव करने का अर्ज कैन इजीली टर्न इनटू सम काइंड ऑफ सेवियर कॉम्प्लेक्स। सो महायाना बुद्धिज्म इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्यू, बट इट इज कंडीशनल व्हिच मेक्स इट्स एजेंसी स्कोर अ परफेक्ट 0। हमारा नेक्स्ट फिलॉसफी कहता है कि ये आर्टसी फार्टसी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो। ये दूसरों को हेल्प करने के बजाय खुद को बिल्ड करो, सिस्टम बनाओ, फैमिली बनाओ, स्टेट को बनाओ। तुम्हारे पास एक जन्म है और एक सोसाइटी है, तो कुछ ऐसा बनाओ
जो कि टिक सके। वेलकम टू कन्फ्यूशियनिज्म, पहला पॉजिटिव एजेंसी वर्ल्ड व्यू इन दिस एंटायर वीडियो। दोस्तों, अब तक हमने जो सारे फिलोसफीज देखे, अ लॉट ऑफ देम वर सेंटर्ड अराउंड चाइना, बट अ लॉट ऑफ देम हैड लो एजेंसी स्कोर्स। तो ऐसे फिलोसफीज के साथ चाइना ने 5000 साल सर्वाइव कैसे कर लिया? ग्रेट वॉल जैसा एक बड़ा मॉन्यूमेंट कैसे बना लिया? कंपास, गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग, ये सब कैसे इन्वेंट हुआ? आंसर लाइज इन वन फिलोसफी जिसने चाइना को 2500 सालों के लिए गाइड किया है, कन्फ्यूशियनिज्म, अ सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू मैनेज केओस। कन्फ्यूशियनिज्म का सेंट्रल क्वेश्चन है कि अगर हर आदमी अपनी मर्जी करेगा तो सिविलाइजेशन को बिल्ड कौन करेगा? 6th सेंचुरी BC में चाइना का एक आम आदमी होता है बाय द नेम कन्फ्यूशियस। चाइनीज में इनका नाम था कॉन्फ्यूजी। वो एक गवर्नमेंट क्लर्क होते हैं जो सोसाइटी के काफी सारे फेलियर्स को फर्स्ट हैंड देखते हैं। तो वो डीपली सोचते हैं कि लोग कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट किलिंग ईच अदर। उनका आंसर रिवॉल्व्ड अराउंड दिस वन पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड रेन, जिसका मतलब है ह्यूमेननेस, दूसरों के लिए जेन्युइनली केयर करना। लेकिन कन्फ्यूशियस फिलॉसफी पे जाके बस नहीं टिकता, वो एक पूरा सिस्टम इंजीनियरिंग क्रिएट करता है उस रेन को पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। सिस्टम के कोर में 5 रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं: रूलर सब्जेक्ट का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर का रिलेशन और फ्रेंड के बीच का रिलेशन। हर रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज के अपने अपने ड्यूटीज होते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म ऑल्सो इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड मेरिटोक्रेसी, जिसका मतलब है कि अगर तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो सवाल उठता है कि स्कोर +5 क्यों? कन्फ्यूशियनिज्म तुम्हें एक ऐसा ऑफिसर बना सकता है जो 40 साल तक रेलवे मिनिस्ट्री में ऑनेस्टली काम कर सके, लेकिन ये तुम्हें एलॉन मस्क या टैगोर जैसा वो रिबेल जीनियस नहीं बना सकता। एट इट्स कोर कन्फ्यूशियनिज्म इज ऑल्सो डीपली हायरार्किकल, फादर ओवर सन, हस्बैंड ओवर वाइफ। तुम्हें हर वक्त अपनी ड्यूटी को अपने रिलेशनशिप से ऊपर रखना होता है। दैट इज वाई 20th सेंचुरी के राइटर लू शुन ने कन्फ्यूशियनिज्म को सोशली कैनिबलिस्टिक कहा था, एक ऐसा सिस्टम जो इंडिविजुअल को स्टेट के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। 170 AD में एक आदमी टेंट में बैठा हुआ होता है, मोमबत्ती के रोशनी में अपने आप से बड़बड़ाते हुए कुछ वो लिख रहा होता है। बाहर उसकी आर्मी है जो कि जर्मन ट्राइब से लड़ रही है, सब तरफ प्लेग फैला हुआ है और उसका बेटा मरने के कगार में। और ये आदमी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस अपने डायरी में लिखता है, यू ओनली हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। वो डायरी आज पॉपुलर है बाय द नेम मेडिटेशंस। स्टोइसिज्म का कोर आइडिया काफी सिंपल है। दुनिया में 2 चीजें, एक जो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे जजमेंट्स, और दूसरा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वेदर, बीमारी, दूसरों के ओपिनियंस। स्टोइक लॉजिक कहता है कि अपनी सारी एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में। His dictum in life and in leadership was simple and straightforward. Do the right thing, the rest doesn't matter. Waste no more time talking about what a good man is like. Be one. एपिक्टेटस, एक और स्टोइक फिलोसोफर, कहते हैं इट्स नॉट द इवेंट्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर जजमेंट्स अबाउट द इवेंट्स। आज का मॉडर्न वेस्टर्न लीगल सिस्टम, इंडिविजुअल राइट्स, इवन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब का रूट इसी स्टोइसिज्म से आता है। स्टोइक्स इमोशंस को पैशंस की तरह देखते हैं एंड लार्जली ट्रीट देम एज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी मैनेज्ड। एंगर, फियर, लस्ट एंड इवन एक्सेसिव जॉय, इन सबको इरेशनल डिस्टर्बेंसेस माना गया। दिस इज काइंड ऑफ लाइक द स्थित प्रज्ञा ऑफ गीता। थ्योरेटिकली ये डिसिप्लिन है, सुख में दुख में माइंड एक हो, but practically this also translates to emotional suppression, which explains the agency score +10. Next philosophy Stoicism का exact opposite है। Stoicism कहता है कि डिजायर को कंट्रोल करो, लॉजिक यूज करो, बट वज्रायना बुद्धिज्म कहता है कि डिजायर को कंट्रोल मत करो, यूज करो। वेलकम टू द तांत्रिक हैकर्स, द वज्रायना बुद्धिस्ट्स। दोस्तों, तंत्र सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? काली, अघोरी, रेड रॉ एनर्जी। हमें लगता है कि ये सारे हिंदू चीजें। बुद्धिज्म तो शांति और डिटैचमेंट वाला कल्चर है, बट यहाँ एक सीक्रेट हिस्ट्री आता है। बुद्धिस्ट तंत्र और शक्ता तंत्र का बर्थ प्लेस कॉमन है। बोथ ओरिजिनेटेड इन कामरू, आज का असम। तंत्र एक किस्म का सिविलाइजेशनल टेक्नोलॉजी था जो ईस्टर्न इंडिया में डेवलप तो हुआ, बट मल्टीपल कल्चर्स ने उसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। बुद्धिस्ट्स ने जो वर्जन तंत्र का अडॉप्ट किया उसे नाम दिया गया वज्रयाना, यानी कि द थंडरबोल्ट व्हीकल। जस्ट लाइक इंद्राज वज्र, ये फिलॉसफी भी चीजों को काट सकती थी। महायाना बुद्धिज्म कहता था कि डिजायर को आप ट्रांसेंड करो स्लोली एंड ग्रेजुअली। वज्रयाना पूछता है कि जब तुम्हारे पास न्यूक्लियर फ्यूल है व्हिच इज डिजायर, तो तुम उसे जाया क्यों कर रहे हो? वज्रयाना बुद्धिज्म कहता है कि आप जहर को दवाई की तरह भी यूज कर सकते हो इफ यू नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट। एंगर, लस्ट, प्राइड, ये सब ट्रैश नहीं है। जिस चीज से एक आदमी बंध जाता है वही चीज एक योगी के लिए लिबरेशन का रास्ता भी बन सकता है।
The icon used in Hey Vajra Tantra is this ferocious looking figure which has a black body, 16 arms, 8 faces, सर पे इनके skulls हैं और गले में severed heads का necklace। ये कोई असुर नहीं है। This represents your shadow self, आपके consciousness का वो हिस्सा जो आप दुनिया से सबसे छुपा कर रखते हो, but which is an integral part of yourself. The 16 arms here symbolize all of the cosmos, the sun, the moon, death, wealth, ये सब तुम्हारे हाथ में। वज्रायना बुद्धिज्म का लॉजिक है कि अगर तुम अपने अंदर के राक्षसों को, अपने एंगर को, अपने लस्ट को अलाउ करो कि वो तुम्हें डराते रहें, तो तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें आंख में आंख डालकर देखो और उनके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। जहां बाकी सारे फिलॉसफीज तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने को कहती हैं, तुम्हें एक मिस्त्री बना देती हैं, वज्रायना बुद्धिज्म तुम्हें पायलट बनाता है। वो कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस तुम्हें उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। वज्रायना बुद्धिज्म ने बॉडी को सेक्रेड बताया, सेक्सुअलिटी को सेक्रेड बताया, किसी भी चीज को अपवित्र मानने पर क्वेश्चन किया, बट इंडिविजुअल एजेंसी के साथ साथ इट रिटेन द मेटाफिजिकल मशीनरी ऑफ कर्मा, रीबर्थ, धर्म धातु, ऑल ऑफ दैट। सो एजेंसी स्कोर +15। दोस्तों, अब आ गया है टाइम इस टियर का फाइनल फिलॉसफी एक्सप्लोर करने को। ये फिलॉसफी कहता है कि कर्म को हटा दो, रीबर्थ हटा दो, हेवन हटा दो, हेल हटा दो, सोल भी हटा दो एंड भगवान को भी हटा दो। जब तुम ये सब चीजों को हटा दो तो बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट। वेलकम टू चारवाक, द हेडोनिस्ट वर्ल्ड व्यू। चारवाक फिलॉसफी हमारे लास्ट वीडियो का फैन फेवरेट था, तो इस वीडियो में हम इसे क्विकली रैप अप कर लेंगे, अज्यूमिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। चारवाक एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट मटीरियलिस्टिक स्कूल था। इनका फेमस लाइन था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। लेटर टेक्स्ट्स में चारवाक को विलन बना दिया गया। बंच ऑफ नास्तिक हेडोनिस्ट्स दे सेड। बट चारवाक का कोर मैसेज था, ये जीवन तुम्हारी इकलौती जीवन है। स्वर्ग, नरक, कर्म, पुनर्जन्म, ये सब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को परस्यू करो, पेन को अवॉइड करो। दैट इज ऑल देयर इज टू लाइफ। चारवाक का स्कोर इतना हाई इसीलिए है क्योंकि इसने एजेंसी अचीव किया बाय डिलीटिंग मेनी स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। चारवाक कहता है इट ऑल, सारे कॉस्मिक स्ट्रक्चर, सारे बंधन, जस्ट डिस्कार्ड ऑल ऑफ देम। कोई पास्ट लाइफ कर्मा तुम्हें डिफाइन नहीं करता, कोई डिवाइन प्लान तुम्हें गाइड नहीं करती, और फ्यूचर में तुम्हें कोई कुछ जज करने वाला नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरेशन। बट अगर सब ऐसा सोचने लगे तो सिविलाइजेशनल एक्सीलेंस के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग करेगा कौन? The problem with the hedonic route is that what makes you happy in the next minute might not be something that will make you happy in the next hour. And alcohol is a really good example of that. जो फिलॉसफी सिर्फ आज के लिए जीती है वो कल के लिए सरवाइव भी नहीं करती। सो एजेंसी स्कोर +20। तो दोस्तों, ये थे हमारे बैलेंसर्स। टाओइज्म के बी लाइक वाटर से स्टोइसिज्म के कंट्रोल व्हाट यू कैन तक, इन सारे फिलॉसफीज का कॉमन थ्रेड है मॉडरेशन। बट बैलेंस करने में एक टेंशन है। बैलेंस करने के लिए एडजस्ट करना होता है, and some situations don't allow you to adjust. This is when we need the next tier. Welcome to the Pragmatists. अब तक का ये फर्स्ट ईयर है जिसके सारे फिलॉसफीज का एजेंसी स्कोर पॉजिटिव है। इन सारे फिलॉसफीज का मानना है कि एजेंसी जरूरी है, वर्ल्ड रियल है और सेल्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे इस टियर के फर्स्ट फिलॉसफी से, जुडाइज्म। एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसमें गॉड्स आर समवन यू नेगोशिएट विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1800 BC के मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक में कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप किए जाते थे। उस टाइम सोसाइटी में पैदा हुआ एक बंदा बाय द नेम एब्राहम। इन्हें दुनिया का फर्स्ट मोनोथीस्ट भी कहा जाता है, एंड ही इज आल्सो द सेम गाय जिनके नाम पर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एब्राहमिक फेथ बोला जाता है। इन तीनों रिलीजन्स में सबसे ओल्डेस्ट था जुडाइज्म, और अगर हमें जूस का पर्सपेक्टिव जानना है ना, देन वील हैव टू स्टार्ट विद एब्राहम हिमसेल्फ। जेनेसिस चैप्टर 18 के अनुसार जॉर्डन में एक सिटी था बाय द नेम ऑफ सोडम। As per the texts, this was a totally corrupt and violent city. So God decided to burn the city down. But Abraham, out of his kindness, wants to save the city of Sodom. तो वो कुछ ऐसा करता है which sets the whole tone of this pragmatist tier. वो गॉड से बेग नहीं करते, वो गॉड को प्लीज भी नहीं करते, वो गॉड से हैगल करता है, मोल भाव करता है। He says, गॉड जी, अगर मैं 50 अच्छे लोग ढूंढ लूं सोडोम में तो क्या आप उसे स्पेयर कर दोगे? गॉड सोचते हैं एंड बोलते हैं ठीक है। तो फिर एब्राहम कंटिन्यू करता है, अगर मैं 45 ढूंढ लूं तो? गॉड स्टिल सेज ठीक है। 40 ढूंढ लो तो? 30 ढूंढ लो तो? ऐसा करते करते एब्राहम भाई गॉड को 50 से डायरेक्ट 10 पे ले आते हैं, एज इफ गॉड जी कोई सरोजनी मार्केट के शॉपकीपर हो। देन जेनेसिस 32 में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एब्राहम जी के पोते जेकब या अरबिक में याकूब, ये गॉड या एक एंजल टाइप फिगर से पूरी रात लड़ते हैं, रेसल करते हैं, which earns him the title Israel.
which literally means the one who wrestles with God. ये later बन जाता है the name for a clan of Jews जिन्हें God एक covenant देते हैं, यानी कि एक promise देते हैं कि तुम्हारा nation great बनेगा। बहुत सारे concepts इस्लाम से related हैं like kosher, Sabbath, but एक key difference है इस्लाम से कि जहाँ इस्लाम में कुरान is the final word, उस पे debate करना is literally being blasphemous। Judaism में इसका बिल्कुल उल्टा है। Judaism में it is acceptable and even encouraged to disagree with God, to argue with him. This kind of skeptical, calculative nature I think helps Jews in business and technology. Right from Einstein, Freud, Spinoza, Spielberg, Jews काफी disproportionately represented हैं from modern science, psychology, Hollywood to even finance and law. The Jews were the very first 2000 years ago to require parents to invest in the children's primary education. This investment in child education, which made no sense whatsoever in the rural economy of 2000 years ago during the Talmudic period, eventually over the centuries became a huge lever of success once the economy became urban and commercial and there was a huge demand for people who could read, write and do calculations. So agency pretty high plus 25 because God तुम्हें judge करने नहीं, तुमसे wrestle करने आ रहे हैं। दोस्तों, एरिस्टोटल ने एक रेवोल्यूशनरी सवाल पूछा, ये खुशी क्या होता है? What is happiness? उन्होंने कहा कि खुशी कोई फीलिंग नहीं है, खुशी कोई मूड भी नहीं है, खुशी तो कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, खुशी एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको आप हर दिन करते हो। ग्रीक में इसका नाम है यूडेमोनिया। इसका लिटरल मीनिंग है गुड स्पिरिटेडनेस, बट द रियल मीनिंग इज समथिंग लाइक ह्यूमन फ्लरिशिंग। एरिस्टोटल का काफी सिंपल पॉइंट था, जैसे चाकू का फंक्शन होता है काटना, एक अच्छा चाकू वही होता है जो अच्छी तरीके से काट सकता है। इंसान का भी एक फंक्शन होता है, इंसान का फंक्शन है टू रीजन, वर्च्यू पाना और एक्सेलेंस परस्यू करना। To use Aristotle's traditional term, it is the pursuit of excellence, aret, like you are living excellently, like you are living with some level of excellence, because he feels like this is a sort of fulfilling and flourishing of human potentiality. तुम तभी फ्लरिश करते हो जब तुम अपने फंक्शन को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। इनका फेमस लाइन है, यू आर व्हाट यू डू रिपीटेडली। सो एक्सीलेंस बस एक एक्ट नहीं होता, ये एक हैबिट होता है। तुम एक बार ब्रेव होके ब्रेव नहीं बनोगे, तुम एक बार जिम जाके फिट नहीं बनोगे, तुम एक बार काइंड होकर काइंड नहीं बनोगे। तुम्हें ये चीजें रिपीटेडली डेली करनी होंगी, इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। सो देन इन माय सर्च आई रियलाइज्ड दैट हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। ये रोज की प्रैक्टिस है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। जो लोग मैं सुनता था ये, बट देन आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट। एंड द क्रेजी बिट इज, जब ये सब चल रहा था ग्रीस में 5000 किलोमीटर दूर इंडिया में, तभी पतंजलि जी भी यही कुछ कर रहे थे। उन्होंने अपने योगा सूत्रास में एक कोर फॉर्मूला दिया है, अष्टांग योगा, लिटरली 8 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। बॉडी के लिए, माइंड के लिए, अपने एथिक्स के लिए एंड इवन तुम्हारे ब्रेथ के लिए क्या ऑप्टिमल है, ये सब स्पेसिफाई किया गया। सो एरिस्टोटल ने कहा कि कैरेक्टर बिल्ड होता है थ्रू हैबिट, और पतंजलि ने कहा कि कॉन्शियसनेस क्लियर होता है थ्रू प्रैक्टिस। दोनों की डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों का इंजन सेम है। डेली डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर विल हेल्प यू बिकम एजेंटिक। तो मनुवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, अल्पाप्लो यूनिडो जामत से रावंसितो। इमेजिन करो 1844 मैनचेस्टर, इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर है। एक फैक्ट्री में 9 साल का एक बच्चा है जो 40 घंटे शिफ्ट कर रहा है। कोल माइंस में वर्कर्स 30 की एज तक मर जाते हैं। उनके फेफड़ों में कोल डस्ट भर भर के उनको खत्म कर देता है। बच्चे इतने मैलनरिश्ड हैं कि उनकी ग्रोथ भी रुक चुकी है, और फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो सामने अपने राजमहलों में बैठकर वाइन पी रहे हैं। इसी सिटी के स्ट्रीट्स पर 26 साल का एक जर्मन फिलोसोफर वॉक कर रहा है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, और वो एक लाइन ऐसा लिखता है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। मार्क्स के थीसिस ने पूरा दुनिया को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स का दुख एक्सीडेंट नहीं है, ये कैपिटलिज्म का कोर फीचर है। बाय डिजाइन यहाँ पे इनइक्वालिटी बिल्ट इन है। कुछ लोग अमीर बनेंगे और कुछ लोग मशीन में पिसते जाएंगे। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि वर्कर्स को जागना होगा और सोसाइटी के सिस्टम को तोड़ना होगा। बहुत हो गया ये एनालिसिस, हथौड़ा उठाओ और दुनिया को चेंज करो। मार्क्स ने 1845 में 11 थीसिस लिखे थे
और लास्ट लाइन इनकी बहुत फेमस है और इतनी फेमस है कि मार्क्स के कब्र में ये इंस्क्राइब किया गया है। Philosophers have only interpreted the world. The point, however, is to change it. मार्क्स के थीसिस में एक लाइन मेंशन्ड है कि द इंडिविजुअल सेल्फ क्लास का एक इंस्टेंस होता है। लाइफ में तुम्हारा धर्म है अपने क्लास के लिए स्ट्रगल करना। जहां कहीं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी पावर में आई, रशिया, चाइना, कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया या वेस्ट बंगाल, वहां क्लास स्ट्रगल के नाम पर काफी सारे इंडिविजुअल्स का बलि दिया गया। एजेंसी स्कोर +35। शिंटोइज्म। इमेजिन करो जापान, स्टूडियो जिबली टाइप्स। एक पहाड़ में एक छोटा सा श्राइन है, लकड़ी का एक गेट बना हुआ है, अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई होली बुक भी नहीं है, बस एक मिरर है और एक पत्थर है, या कभी कभी बस एक पेड़ है। और उसी श्राइन के सामने एक प्रीस्ट झुककर कहता है, यहाँ कामी है। कामी मतलब एक डिवाइन स्पिरिट। और शिंतोइज्म के अनुसार ये हर जगह है, नदी में, पहाड़ में, पेड़ में, तुम्हारे सांस में। शिंतोइज्म कहती है कि रिवॉर्ड तो यहीं पर है, अभी इसी मोमेंट। तुम प्रेजेंट में यहाँ पे जीते हो, फ्यूचर के लिए नहीं रहते हमेशा। सब कुछ आफ्टर लाइफ के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते। सेक्रेडनेस का अनुभव हर एक्शन में प्रेजेंट रहकर करना होता है। और इसी फिलॉसफी से जापानीज में मास्टरी या डिटेल ओरिएंटेशन वाले गुण आते हैं। आप देखे होंगे जापान के काफी सारे सुशी शेफ 40-40 साल तक अपने क्राफ्ट को टाइम देते हैं। वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे ये सब। द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पिरिचुअल एक्ट इन शिंतोइज्म। इफ यू सी सम ऑफ द सैमुराइज ऑफ जापान, जो अपना एक कटाना बनाने के लिए 2-2 महीने लगा देते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग द स्वॉर्ड इज अ प्रेयर इन इटसेल्फ। मार्क्सिज्म तुम्हें एजेंसी देती है, but this agency is built on top of chaos. Shintoism का agency is more rooted in order. तुम्हें revolution का wait नहीं करना, तुम अभी इसी वक्त sacredness को explore कर सकते हो। So agency score +40। अब हम चलेंगे 1687 में इंग्लैंड को। आइजैक न्यूटन ने अभी जस्ट एक बुक पब्लिश किया है बाय द नेम प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस एक बुक ने लिटरली फिजिक्स को री इन्वेंट कर दिया। ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्रेविटी, मोशन, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, ये सब इसी बुक से आए। लेकिन एक और चीज लोगों को नहीं पता न्यूटन के बारे में, दैट ही वाज डीपली रिलीजियस। तो फिर वो ये इक्वेशंस और ये सब क्यों कर रहे थे, प्रेयर्स क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि न्यूटन मानते थे कि गॉड ने यूनिवर्स तो बनाया, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। गॉड ने एक परफेक्ट कंसिस्टेंट रैशनल लॉज बनाया और फिर वो कट लिए। अब ये हमारा काम है कि उनके लॉज को डिस्कवर करना, समझना और उसे यूज करना। इसी फिलॉसफी का नाम है डेइज्म। तुम्हारे प्रेयर सुनने के लिए कोई गॉड नहीं बैठा है, कोई मिरेकल्स नहीं होने वाले और कोई भी प्रॉफिट कुछ नया नहीं बताने वाला। बस नेचर है और रीजन है और तुम हो। डेइज्म से पहले यूरोप में बिलीव किया जाता था कि जो ट्रूथ है वो रिलीजियस प्रीस्ट्स के पास है, स्क्रिप्चर्स में है। बट डेइज्म का कहना था कि नहीं, जो ट्रूथ है वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। कोई भी इंसान रीजन के जरिए उन पैटर्न्स को, उन लॉज को एक्सेस कर सकता है। दिस इज पीक एजेंसी, क्योंकि तुम्हें किसी अथॉरिटी का वेट नहीं करना पड़ रहा। यूनिवर्स खुला हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स करो, गेस करो और डिस्कवर करो। डेइज्म इज इफेक्टिव बट इट इज इमोशनली लिटिल कोल्ड। गॉड है लेकिन वो डिस्टेंट, अनकेयरिंग वर्ल्ड में है और इंसान को तो वार्मथ चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, रिचुअल चाहिए, सॉन्ग चाहिए। बिना इन चीजों के लोग डे टू डे लाइफ में फिलॉसफीज को अप्लाई नहीं कर सकते। Which is the main reason कि डेइज्म कभी एक फॉर्मल रिलीजन की तरह उभर नहीं पाई। लोग either टोटली सेक्युलर हो गए या ऐसे रिलीजन्स पे शिफ्ट हो गए जो थोड़े वार्म फजी फीलिंग्स देते हैं। एक ऐसा ट्रेडिशन जिसके पास कोई गाने नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली एक लंबे टाइम तक टिक नहीं सकती। So deism is intellectually unbeatable but it is emotionally काफी incomplete. Agency score +45। इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म एक फिलॉसफी है जो 2009 के आसपास ऑक्सफोर्ड में डेवलप हुई थी। अगर तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो इमोशनली हेल्प मत करो, मैथमेटिकली हेल्प करो। Effective altruism is a way of looking at ethics as a big math problem. Effective altruists are like the young Sheldons of the charity world, using logic to find the most cost-efficient ways to relieve suffering. So this is a very data science way of applying philosophy. बहुत सारे organizations which follow effective altruism वो literally spreadsheet बनाते हैं और rank करते हैं कि मलेरिया नेट्स बेचने से कितने लोगों का जान बचेगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी रोकने से कितने लोगों का जान बचेगा। Everything analyzed with data. Effective altruism के मुताबिक तुम्हें logically अपना compassion guide करना चाहिए। तुम्हारे पास जितना पैसा है वो finite है, तुम्हारे पास time finite है। अगर तुम सच में दुनिया को maximum help करना चाहते हो तो तुम्हें optimize करना पड़ेगा। Effective altruism के कारण billions of dollars have been invested into global health and even AI safety or factory farming. Turns out investing in AI safety can help more people than say directly contributing to leukemia.
बट देन वन कुड ऑल्सो आर्ग्यू कि नंबर्स लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, लेकिन इंसान नंबर्स से नहीं जीता। इंसान स्टोरीज, रिलेशनशिप्स और कम्युनिटीज से जीता है। उन्हें आप एक्चुअली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाउ विल यू मेजर ग्लोरी या ग्रेटनेस? That is indication that we are moving close to the next year. तो दोस्तों, those were the pragmatists. वो philosophies जो smart हैं, methodical हैं, efficient हैं, जो दुनिया को एक framework देते हैं to improve. लेकिन दोस्तों, life हमेशा आपको वो opportunity नहीं देती to sit down and calculate your moves. Sometimes you have to hire up your agency even more. That is where the warriors come into the picture. Warrior philosophies वो हैं जो बोलती हैं कि agencies कोई believe करने वाली चीज नहीं है. Agency exercise करने वाली चीज है. दुनिया आपसे कुछ मांगती है एंड आपको दुनिया को वो चीज देना होता है। इस टीयर का पहला फिलॉसफी है वाइकिंग पेगनिज्म। ये वो फिलॉसफी है जो पूरे स्कैंडिनेविया को गवर्न करती थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इन दिस वर्ल्ड व्यू इट इज डिक्लेयर्ड दैट द गॉड्स आर गोइंग टू लूज एंड येट यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर। क्या आपके अंदर इतना ज्यादा एजेंसी है दैट यू विल गिव योर बेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग? इनफ सेड, लेट्स डाइव इन। तुम्हारे देवता हारने वाले हैं, तुम्हें ये बात मालूम है। ओडिन को भी पता है कि रैग्नारॉक के युद्ध में फेनरिर नामक वुल्फ उससे जिंदा निकलने वाला है। योरमुंगांदर नामक सर्पेंट को खत्म करने के बावजूद थॉर उसके जहरीले बाइट की वजह से खुद मर जाने वाला है। सूरज को भी पता है कि भेड़िया उसे निगल के खा जाने वाला है। तारे बुझने वाले हैं। तुम्हें ये सब पता है, बावजूद इसके तुम अपना तलवार उठाते हो। दोस्तों, वेलकम टू वाइकिंग पेगनिज्म। इस वीडियो का सबसे गट रेंचिंग फिलॉसफी, कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। स्कैंडिनेवियर्स में मगर वाइकिंग्स बोलते हैं कि जाओ कुछ नहीं मिलेगा, एंडिंग बुरी होने वाली है। तो फिर वाइकिंग्स लड़ते क्यों हैं? नॉर्स गॉड ओडिन को डेडिकेटेड पोएम हवामल की 76 स्टांजा को एक बार अच्छे से सुन लो। Do you know what does that mean? तुम्हारे पशु मर जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी मर जाएंगे, तुम भी मरोगे, लेकिन मेमोरी कभी नहीं मरेगी। मेमोरी उनकी जिन्होंने ग्रेटनेस को परस्यू किया। ये है वाइकिंग्स का स्वर्ग कि लोग तुम्हें याद रखेंगे फॉर योर एक्शंस। नॉर्स कल्चर कहती है सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, यू आर गोइंग टू सी सम डार्क स्टफ। देखो ये फिलॉसफी हमारे फिलॉसफी से कितना अलग है। कृष्णा कहते हैं कि धर्म का जब भी नाश होगा वो अवतरित होंगे धर्म का उत्थान करने के लिए। ये हमें एक होप देता है। बट नॉर्स फिलॉसफी ये होप को ही हटा दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई धर्म तुम्हारा हारने वाला है, देवता मरने वाले हैं, फिर भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा। शायद इनके पर्सपेक्टिव से जब तुम किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए चीजें करते हो तो तुम एक व्यापारी की तरह सोच रहे हो, लेकिन जब तुम एक्सीलेंस परस्यू करने के लिए चीजें करते हो दैट इज व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक अ वॉरियर। दोस्तों, हमारा अगला फिलॉसफी जो है वो लक पे ये नहीं छोड़ता कि कोई तुम्हें याद करे या ना करे। वो फोकस करता है ये इंश्योर करने में कि लोग तुम्हें गारंटीड याद रखेंगे। वेलकम फ्रेंड्स टू ग्रीक हीरोइज्म, ग्लोरी इन द आईज ऑफ अदर्स। एक्किलीज के सामने एक चॉइस दिया गया था। उसकी सी गॉडेस माता जी उसे कहती हैं कि बेटा देखो, लाइफ में दो रास्ते हैं। पहला, घर में बैठो, चिल करो, लंबी जिंदगी जियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बूढ़े हो जाओ और फिर मर जाओ। तुम्हें तुम्हारे 2-3 पीढ़ी के अलावा कोई दुनिया में याद नहीं रखने वाला। दूसरा, कि तुम ट्रॉय में रुको और जवान मरो, लेकिन तुम्हारा नाम हजारों साल तक लोग अपनी जबान पर रखेंगे। एक्किलीज देन चूजेस टू स्टे, भली भांति जानते हुए कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। ये काफी हद तक हमारे पिछले फिलॉसफी की तरह है, जहां पर मरने के बाद कौन तुम्हें याद रखेगा इस पे फोकस ज्यादा है। लेकिन ग्रीक हीरोइज्म में एक और क्लॉज एडेड है। इस चीज को किस्मत पर मत छोड़ो, अपने लाइफ में ही इंश्योर करके जाओ कि तुम शाहरुख खान बन के ही मरोगे। तुम्हारी कहानी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि लोग उसे याद करने पे मजबूर हो जाएं। Be so good that they can't ignore you. Welcome friends to Greek heroism, the theatrical philosophy. ग्रीक सिटीज काफी कुछ चंडीगढ़ की तरह थी। They were planned, सबको एक दूसरे को जानते थे, एंड ऐसे सोसाइटी में तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी होती थी। एवरीथिंग, शादी, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सब तुम्हारे नाम से चलता था। एंड ऐसे सोसाइटी में देयरफॉर कंपटीशन को एम्ब्रेस किया जाता था। कंपटीशन इतना ज्यादा इंटीग्रल था टू द ग्रीक सोसाइटी दैट दे हैड अ वर्ड फॉर इट कॉल्ड एगोन, which roughly translates to a contest या a competition. Even do you know कि Greek funerals में people used to organize athletic sports competitions so that रोने धोने के बाद people get back into their heroic spirits. So in many sense Greeks एक किस्म से शेक्सपियर की तरह थे। वो लाइफ को एक स्टेज की तरह देखते थे, एक थिएटर की तरह देखते थे। Underneath all of this, however, there was also an existential angst.
पिंडर नामक एक पोएट थे इन 5th सेंचुरी BC जिन्होंने लिखा था कि इंसान एक साया का सपना होता है, द ड्रीम ऑफ अ शैडो। कहीं ना कहीं वो पॉइंट कर रहे थे कि जब लाइफ इतने चंद पलों में निपट जाती है तो क्यों ना उसे इंटेंसली जिया जाए। सो विद ऑल दैट सेड, एजेंसी स्कोर +60। वाइकिंग्स और ग्रीक्स खुद को योद्धा मानते थे, क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द संत महात्मा पीपल। वेलकम फ्रेंड्स टू सिखिज्म। सिखिज्म आपसे उम्मीद करता है कि आप एक संत सिपाही बनो, मतलब एक वॉरियर स्पिरिट प्लस अ सेंट। 1499 में गुरु नानक देव जी ने जब सिखी शुरू किया था, ये प्योरली एक भक्ति मूवमेंट का एक सब कल्चर था। एट द कोर, सिखिज्म स्टार्टेड बाय नोइंग द एक ओंकार, उस एक परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रखना विदाउट हैविंग एनी मिडल मैन। बट 1500 से मुगल्स के आने के बाद पंजाब स्टार्टेड फेसिंग द ब्रंट ऑफ ब्रूटल इन्वेजन्स। हर 50 से 100 साल में एक नया इन्वेशन होता था। आखिरी मेजर इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली 18th सेंचुरी में 9 बार पंजाब को लूटा था। खादा पीदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा, जो खा पी लिया वो हमारा, क्योंकि जो बाकी है वो तो अहमद शाह लूट के चले जाएगा, क्योंकि हर साल कोई आता है लूट प्लंडर करके लेके जाएगा। करना क्या, सेविंग करने का मतलब नहीं है। तो हमारी शादियों में ज्यादा पैसा लगना शुरू हो गया, हमारा डाइट ज्यादा रिच हो गया, क्या करना बचा, खा लो। वहां पे लिटरेचर पे ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे रविंद्र टैगोर आ रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं था भाई। सही बात है, हम जिंदा रहे कि हम ये करें। एक ऐसे जमीन पर आप बस एक संत बन के नहीं रह सकते थे, आप एलिमिनेट हो चुके होते हैं। और अगर आप बस एक सिपाही बनते तो उन्हीं इन्वेडर्स की तरह ब्रूटल बन जाते। इसीलिए सिखिज्म ने दोनों को मर्ज कर दिया। सिखिज्म ने भक्ति और एक्शन को कंबाइन किया और ऑप्टिमिज्म का एक हाईएस्ट फॉर्म चढ़ती कला में पिरो दिया। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो बद से बदतर हालत में भी नेगेटिविटी में ड्वेल नहीं करता। चढ़ती कला, that is something that I hear a lot as well. कि चढ़ती कला च रहो. So what does it mean? For me, it's actually a very powerful psychology. And the word chढ़ती kala means rising spirits or high spirits. And it came about during the times of battle. That even when all seemed to be lost, if you asked one of the warriors, how are you doing? The answer was always, I'm in high spirits. There's nothing that the world can do that can stop this state of high spirits that I'm in. सिखिज्म ने लंगर को शुरू किया। तुम राजा के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम खुद आगे बढ़कर समाज का भूख और तकलीफ मिटाओगे। सिखिज्म कहता है कि लड़ो, क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो धर्म खुद नहीं बचेगा, और लड़ते वक्त भी अपने अंदर के संत को जिंदा रखो। सिखिज्म ने वॉरियर एजेंसी कंबाइन किया विद भक्ति लाइक सरेंडर। बट दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ल्ड व्यू जो हम देखेंगे वो सरेंडर करने के बजाय दुनिया को कॉन्कर करने पे बिलीव करती है। लेट मी टेक यू टू 1820s न्यूयॉर्क। एक 14 साल का लड़का है बाय द नेम जोसेफ स्मिथ। वो जंगल में एक दिन प्रेयर करने जाता है और वो क्लेम करता है कि उसे गॉड खुद दिखते हैं। एक एंजल उसे पहाड़ में दफन गोल्ड प्लेट्स के बारे में बताते हैं। वो इन गोल्ड प्लेट्स को ढूंढ के उन्हें ट्रांसलेट करते हैं और द बुक ऑफ मॉर्मन पब्लिश करते हैं। 38 की उम्र में उन्हें एक मॉब जेल में घुस के गोली मार देता है। उस एक लड़के के रिलीजन को आज 17 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वेलकम दोस्तों टू मॉर्मोनिज्म। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी कहती है कि गॉड क्रिएटर है और तुम क्रिएशन हो, तुम्हारे बीच एक गैप है जो कभी भर नहीं सकता। जोसेफ स्मिथ यहाँ पे आके कुछ अलग ही बोलते हैं। एज मैन इज नाउ, गॉड वंस वॉज, एज गॉड नाउ इज, मैन मे बी। गॉड एक वक्त तुम्हारी तरह मेरी तरह एक इंसान ही थे जो अपनी मेहनत से एग्जॉल्ट हुए, यानी कि गॉड बने। हर मॉर्मन लड़का 18 की उम्र में प्रीस्टहुड होल्डर बनता है। 2 साल के एक मिशन में जाता है जिसमें उससे अपने फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। रिजल्ट ये है कि मॉर्मन्स डिस्प्रोपोर्शनेटली वॉल स्ट्रीट से लेकर FBI, CIA, सिलिकॉन वैली में हर जगह रिप्रेजेंटेड है। दिस हाई एजेंसी हाउएवर कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। Mormonism, I'm depressed by how successful it is. I mean, we know Joseph Smith was a charlatan, and yet plenty of respectable people, including presidential candidates, men in suits, appear to believe it. There are several instances of ex-Mormons saying how enthusiastically some Mormons can try to enforce their religion. पहाड़ तू क्या है उखड़ यीशु के नाम में। हमारा जो नेक्स्ट फिलॉसफी है वो मॉर्मनिज्म की तरह क्रिश्चियनिटी का एक फॉर्म है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर के बजाय सेल्फ ऑटोनॉमी है। चलते हैं लॉस एंजलिस में इन 1906।
यहाँ एक डिलैपिडेटेड से चर्च में एक 35-year-old ब्लैक मैन बाय द नेम विलियम सीमोर, वो एक आंख से अंधे होते हैं और वो लीड कर रहे होते हैं सामने खड़े एक डाइवर्स क्राउड को। इसमें व्हाइट्स हैं, लैटिनोस हैं, चाइनीज हैं, सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हैं और एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में वो चिल्ला रहे हैं। अगले दिन ये इवेंट रिपोर्ट होता है न्यूज़पेपर में एज दिस ऑब्सीन मिक्सिंग ऑफ रेसेस। यहीं से शुरू होता है पेंटेकोस्टलिज्म, आज क्रिश्चियनिटी का फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म। बाकी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में आप गॉड से गिड़गिड़ाते हो, बट पेंटेकोस्टलिज्म में तुम कमांड देते हो। इनका मानना है कि होली स्पिरिट की कृपा से तुम्हारे अंदर वही शक्तियां आ सकती हैं जो गॉड में है, थ्रू समथिंग कॉल्ड स्पीकिंग इन टंग्स। सुनने में ये जिब्रिश सा पार्सल टंग जैसा एक साउंड करता है, बट पेंटेकोस्टल्स मानते हैं कि ये होली स्पिरिट तुम्हारे थ्रू बोल रहा है, एक ऐसी डिवाइन भाषा में जिसे सेटन समझ नहीं सकता। देयरफॉर ये गॉड के साथ तुम्हारा एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाला एक डायरेक्ट पाथवे है। एक इलिटरेट फैक्ट्री वर्कर जो अपने मालिक के आगे आंख भी नहीं उठा सकता, वो स्पीकिंग इन टंग्स के जरिए गॉड को चैनल करके लोगों को हील कर सकता है। I have constant pain in my hip and I cannot walk. In the name of Jesus, every trace of it goes. How does the pain feel? The pain is completely gone. ये सच हो ना हो, this did give people the feeling of self-reliance and self-respect, which is why ब्राजील से नाइजीरिया, कोरिया, फिलीपींस, इन सारे रीजन्स में पेंटेकोस्टलिज्म बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, which justifies the high agency score of +70। दोस्तों अब चलते हैं 4th century BC के चाइना में। यहाँ 7 राज्य पिछले 250 सालों से आपस में लड़ रहे हैं। इस केओस में कॉन्फ्यूशियन स्कॉलर्स लोगों को रेन यानी कि बेनोवलेंस सिखा रहे हैं और डाओइस्ट्स कह रहे हैं वू वे में बिलीव करने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड ये फिलॉसफीज नहीं काम कर रही। तब आते हैं एक कन्फ्यूशियन मास्टर के शागिर्द हान फाइजर। वो कहते हैं इंसानों को सुधारने की कोशिश बेकार है, इंसान की नेचर ही बुरी है और उसे बदलने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये करने के बजाय सोसाइटी को ऐसे डिजाइन करो कि अगर इंसान बुरा भी हो तो भी वो सोसाइटी का ताकत बन जाए, यानी लोगों को ठीक मत करो, सिस्टम को ठीक करो। दोस्तों वेलकम टू फाजिया, इस पूरे टियर का सबसे ईमानदार फिलॉसफी। राजा का बेटा चोरी करे तो उसे वही सजा मिलेगी जो एक आम किसान को मिलता है, कोई ऊपर नहीं और कोई नीचे नहीं। मान लो कि एक मिनिस्टर बोलता है कि मैं ये काम 30 दिनों में करूंगा। अब फाजिया के हिसाब से अगर वो 32 दिन लगाए काम करने में तो उसे सजा मिलेगी क्योंकि उसने लेट किया, बट अगर वो 28 दिनों में भी काम पूरा कर ले तो भी उसे सजा मिलेगी। सो फाजिया में तुम जो बोलते हो तुम्हें वही करना होता है, ना कम ना ज्यादा। राजा की पावर उसके महान होने से नहीं बल्कि उसके ओहदे से, उसके कुर्सी से आती है। फाजिया के अनुसार एक एवरेज राजा इन अ गुड सिस्टम इज मच बेटर देन अ जीनियस राजा इन अ बैड सिस्टम। इस फिलॉसफी के द्वारा पूरे चाइना में आज एक ही स्क्रिप्ट, एक ही करेंसी यूज होती है। द वेरी आइडिया ऑफ ग्रेट वॉल ऑल्सो somehow came from this philosophy. All that gives Fajia the high agency score of +80. तो दोस्तों ये थे हमारे वॉरियर्स, ब्रेव, फियर्स एंड विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। इनके पास वो करेज था जो प्रैग्मेटिस्ट्स के पास नहीं था और वो कन्विक्शन था जो बैलेंसर्स के पास नहीं था। लेकिन दोस्तों वॉरियर्स में भी कुछ कमी थी। वॉरियर्स कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल चीज को अपना मिशन बनाते थे। कॉन्करर्स का मानना है कि मिशन एक्सटर्नल नहीं है क्योंकि मिशन तुम खुद हो, तुम खुद अपने रियलिटी के निर्माता हो। कोई रिलीजन तुम्हें गाइड नहीं कर रहा, कोई सिस्टम तुम्हें हेल्प नहीं कर रही और कोई भी ट्रेडिशन तुम्हें राह नहीं दिखा रही। तुम अकेले हो एंड दिस इज बोथ टेरिफाइंग एंड लिबरेटिंग। एंड अगर टेरिफाइंग की बात कर ही रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से बेटर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है। जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा था कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आज़ादी एक किस्म का सजा है, बिकॉज व्हेन यू रियलाइज कि कोई कॉस्मिक फेट नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, then that means that you are responsible for everything in your life and then there is no excuse left. एग्जिस्टेंशियलिज्म को कुछ लोग कॉन्करर्स के लिस्ट में देखकर हैरान हो सकते हैं। वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट शुड बी क्लोज टू समथिंग लाइक क्रिटिकल थ्योरी या पोस्टमॉडर्निज्म। ऑल ऑफ दीज फिलॉसफीज सीम टू बी पॉइंटिंग एट अ कॉमन डायग्नोसिस कि लाइफ का कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, हर नैरेटिव किसी ना किसी का कहानी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म स्टैंड आउट करता है बिकॉज ये कहता है कि लाइफ का कोई इनेट मीनिंग तो नहीं है, बट दैट्स टोटली फाइन बिकॉज तुम उसे मीनिंग दे सकते हो। लाइफ की कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं है, लाइफ को मीनिंग देना ही लाइफ की मीनिंग हो सकती है। एरिस्टोटल और प्लेटो के जमाने में सोसाइटी में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एसेंशियलिज्म। इसके अनुसार हर चीज का एक एसेंस होता है, एक रीजन होता है एग्जिस्ट करने के लिए। इन इट्स बेस्ट फॉर्म दिस लेड टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड बॉटनी, बट इन द वर्स्ट फॉर्म्स इट लेड टू कास्ट एंड यूजेनिक्स। एग्जिस्टेंशियलिज्म ने इस एसेंशियलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज किया। सार्त्रे कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो अपना एसेंस खुद डिसाइड करता है। लाइफ isn't about finding yourself, life is about creating yourself.
बजाय इसके कि तुम कोने में बैठ के रो asking what's the freaking point. Existentialists want you to be excited because there's no referee out there, so you get to give life its own meaning. One of the most impactful existentialists was unquestionably Nietzsche. Nietzsche का कहना था कि जब ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, हाथ खड़े कर देने का, बोलना कि कुछ भी मैटर नहीं करता, और दूसरा वो इंसान बन जाने का जो अपने वैल्यूज खुद फोर्ज करता है। इस इंसान को नीचे ने नाम दिया था उबरमेंश, लिटरली सुपरमैन। उबरमेंश किसी हेवन का वेट नहीं करता, किसी स्क्रिप्चर का परमिशन नहीं मांगता, वो मीनिंग कंज्यूम नहीं, वो मीनिंग क्रिएट करता है। वो खुद अपना लॉ गिवर होता है और खुद अपना जज होता है। लेकिन इतने रैडिकल आइडिया को दुनिया के सामने रखने के लिए नीचे को एक प्रॉफिट चाहिए था, और वो प्रॉफिट उन्होंने चुना जो एथेंस या रोम के नहीं, ईरान के थे। तो चलते हैं दोस्तों 1000 BC में, ईरान के ईस्टर्न छोर में। यहाँ पे है नीचे के फेमस किताब द स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा के प्रोटैगनिस्ट ज़ैराथुस्ट्रा। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये पहले इंसान थे जो खुद के रिलीजन के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों, ज़ैराथुस्ट्रा ने वो किया जो उनके टाइम के लिए बहुत ज्यादा रैडिकल था। उस जमाने में इंडो ईरानियन लोग एक पॉलीथिस्टिक सिस्टम फॉलो करते थे। बहुत सारे गॉड्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, सैक्रिफाइसेस होते थे। ज़ैराथुस्ट्रा आके बोलते हैं कि हटाओ ये सब, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी रियलिटी में केवल दो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ है अहुरा मज़दा, द वाइज गॉड, ये रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑफ गुड को, यानी कि आशा को, हिंदी वाली आशा नहीं, अवस्था वाली आशा। दूसरे तरफ है अंग्रामन्यु, जो बाद में बनते हैं आरिमान, ये रिप्रेजेंट करते हैं द्रुज को, मीनिंग फॉल्सहुड या केओस एंड डिके। सो इन दोनों शक्तियों के बीच एक कॉस्मिक युद्ध चल रहा है, एंड यू हैव टू पिक योर टीम, एंड यू डू दिस ऑलरेडी विद एवरी थॉट, एवरी वर्ड एंड एवरी एक्शन। यू आर एक्चुअली वोटिंग फॉर आइदर आशा या द्रुज, यू आर वोटिंग फॉर अहुरा मज़दा या अंग्रामन्यु। ज़ोरास्ट्रियनिज्म का पूरा फिलॉसफी आप एक लाइन में डिस्टिल कर सकते हो, होमाता, हुक्ता, वशता, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। ये तीनों को फॉलो करो और अहुरा मज़दा तुम्हें सैल्वेशन देंगे। एंड अहुरा मज़दा तुम्हें फोर्स नहीं करने वाले, उन्होंने तुम्हें फ्री विल दिया हुआ है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के आइडियाज ने जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों को शेप किया है। दोस्तों, जहाँ ज़ैराथुस्ट्रा ने तुम्हें ईश्वर का सिपाही बनाया, 1000 साल बाद कश्मीर की वादियों में एक और रैडिकल आइडिया पनपती है जो पूछती है कि सिपाही क्यों बनना है अगर तुम खुद ईश्वर हो। 9th सेंचुरी कश्मीर अपने टाइम की सिलिकॉन वैली टाइप की थी। यहाँ पे बुद्धिस्ट लॉजिशियंस थे, न्यायिकस, तंत्रिकास थे, सब एक ही वादी में डिबेट कर रहे थे एक दूसरे से। इसी माहौल में निकला था द त्रिका ट्रेडिशन, जिसे आज हम कश्मीर शैविज्म के नाम से जानते हैं। क्षेमराज ने अपने किताब प्रत्याभिज्ञान हृदयम के पहले सूत्र में ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। वो कहते हैं, चित्ती स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, मतलब कॉन्शियसनेस अपने खुद के एब्सोल्यूट फ्रीडम से इस यूनिवर्स का क्रिएशन करती है, और इस फ्रीडम को टेक्निकली बोला जाता है स्वातंत्र्य। जब तुम इन्फिनिट होते हो, जब तुम्हारे पास इन्फिनिट नॉलेज होता है, तो कुछ सरप्राइज बचता ही नहीं। तो तब वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है अपना मेमोरी वाइप कर देने का, जस्ट टू फील द थ्रिल ऑफ लिमिटेशन। गॉड ने देयरफॉर आइडेंटिटी का लिबास पहना और खुद का एक गेम खेलना शुरू कर दिया, एंड दैट प्लेयर इज यू। इसीलिए यहाँ स्पिरिचुअलिटी का गोल कुछ पाना नहीं है, गोल है प्रत्याभिज्ञा, मतलब रिकॉग्निशन। एक राजा जिसकी याददाश्त चली गई है, वो अपने ही राज्य की सड़कों में भीख मांगने लगता है। अद्वैता कहता है कि ये पूरा जगत एक ड्रीम है एंड तुम्हें उठना चाहिए। कश्मीर शैविज्म ऑन द अदर हैंड कहता है कि ये ड्रीम तो है, बट ये तुम्हारा ड्रीम है, भागो मत और खेलो। इसीलिए इस परंपरा के मास्टर संसार छोड़ कर नहीं भागते। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट त्रिका स्कॉलर्स अभिनव गुप्ता आर्ट को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक झलक मानते हैं। आर्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन गॉड फ्लेक्सेस। देयरफॉर कश्मीर शैविज्म में द सबसे आइकॉनिक सिंबल इज द नटराज, द डांसिंग शिवा। याद है नीचा 10 पेज ज़ैराथुस्ट्रा में नीचा लिखते हैं कि आई वुड ओनली बिलीव इन अ गॉड हु कुड डांस। दोस्तों, आप में से जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो शायद मन ही मन अब खी करके मुस्कुरा रहे होंगे। आशीष अब अपने इंद्र भक्ति में लोटपोट होने वाला है। मैं कन्फेस करता हूँ कि मुझे प्यार है इंद्र से। अगर ये गुनाह है तो हाँ जज साहब, मैं गुनहगार हूँ। फ्रेंड्स, मीट डैडी इंद्र, आई मीन बैडी इंद्र से। ऋग्वेद का 1/4 हिस्सा अकेले इन पर, द पुरंदर, द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स को डेडिकेटेड है। हमारे मॉडर्न दिमाग में थिंकर्स लाइक मैक्स म्यूलर ने ये आइडिया सॉलिडिफाई कर दिया। इंद्र का मतलब होता है द रेन गॉड, बट इफ यू डू अ
closer raw reading of the Rigved, we find out कि इंद्र दरअसल डिजायर, एपेटाइट और एबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वही डिजायर जिसे बाद में श्रमणिक और वेदांतिक आइडियाज ने एक बॉन्डेज बोल दिया था। ऋग्वेद में लोग इंद्र से मुक्ति या मोक्ष जैसे चीजें नहीं मांगते। दे वांट मटेरियल्स, टैंजिबल कैटल, पावर एंड ग्लोरी। वेदों में एक फ्रेज काफी बार गूंजता है, इट्स कॉल्ड श्रवस अक्षतम, मीनिंग इम्पेरिशेबल फेम, ऐसी कीर्ति जो कभी ना मर सके। ऋग्वेदिक हिंदुइज्म हमारे कल्चर का वो फेज था जब हम एक लीन स्टार्टअप थे, एक ऐसा स्टार्टअप जिसका सर्वाइवल गारंटीड नहीं था। मॉडर्न हिंदुइज्म इस वैदिक एरा को एक बड़े स्ट्रेंज, सैनिटाइज तरीके से ट्रीट करता है। हमें बताया जाता है कि एक मैजिकल टाइम था, द सत्य युग। यहाँ सब लोग प्योर थे, वेजिटेरियन थे और हर कोई बस धर्म को फॉलो करता था। जब हम इस पैंडोरास बॉक्स को खोलते हैं, हम देखते हैं ये एक ऐसा रॉ वर्ल्ड है जहाँ अश्वमेध के घोड़े को रानी के बाजू में सुलाकर बलि दिया जाता है। ये किया जाता है ताकि उस एनिमल की रॉ एनर्जी रानी के गर्भ में चली जाए। इसके बाद पूरी ट्राइब उस घोड़े को पकाकर एक मैसिव कार्निवल पार्टी करती है। इट इज कम्प्लीटली पॉलिटिकली इनकरेक्ट। ऋग्वेद समय में जब लोग मेगा सिटीज के बजाय स्मॉलर मोबाइल सेटलमेंट्स में रहते थे, शेरों की तरह। पर इवेंचुअली जब आप इंडिया जितने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करते हो, यू नीड मास स्टेबिलिटी। अब गोल होता है लोगों में शांति कैसे बनी रहे। श्रमणिक भाषा में यू एस्पायर कि शेर और बकरी दोनों एक ही झील से पानी पी सकें। मगर अगर शेर को बकरी के साथ झील शेयर करना है तो पहले शेर को थोड़ा बकरी बनना पड़ेगा। इसीलिए उस रोरिंग वैदिक फायर को बाद में जल कलश के पानी से शीतल किया जाता है। इंद्र बिकम्स द सैक्रिफिशियल लैम्ब। बाद के हर पुराणिक और ऐतिहासिक ट्रेडिशन में इंद्र को जानबूझकर विलेनाइज किया जाता है, उन्हें इनसिक्योर दिखाया जाता है। दिस वाज सोसाइटीज वे टू ब्रिंग डाउन द ह्यूमन अहंकार एंड ईगो। जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ज्यादा डिजायर न करे तो उन्हें गवर्न करना काफी आसान हो जाता है। ये सिविलाइजेशनल क्राउड कंट्रोल का एक सॉफ्टवेयर था। बट दुख की बात यह है कि सोसाइटी के वो स्पेशल लोग, हाई पोटेंशियल लोग जिन पर ह्यूमैनिटी की एक्सेलेंस निर्भर करती है, वो लोग भी इस क्राउड कंट्रोल के सॉफ्टवेयर को अपना पर्सनल ओएस बना देते हैं। आज का एक मॉडर्न इंडियन एक अजीब से अनकैनी वैली में एग्जिस्ट करता है। भूख हमारी शेरों वाली है मगर हाव भाव बकरी वाले हैं। हमारी एनर्जी ना पूरी तरीके से टेम्ड है और ना पूरी तरीके से फ्री। हम चाहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और दिखाते कुछ और हैं। एंड उसका कॉस्ट ये होता है कि हमारी रॉ कलेक्टिव एनर्जी फिजल हो जाती है। शायद ऋग्वेद और इंद्रदेव को आज हम याद करते हैं क्योंकि ये हमें परमिशन देते हैं, परमिशन टू वांट, परमिशन टू कम्पीट, परमिशन टू आस्क लाउडली एंड परमिशन टू ब्रेक द ब्लॉकेज। ये आइडियाज कोई वेस्टर्न हसल कल्चर का देन नहीं है, ये आपके आइडियाज हैं, इसी मिट्टी के, इसी संस्कृति के आइडियाज हैं। इंद्र हमें याद दिलाते हैं कि जब भी लाइफ में कोई ब्लॉकेज हो तो सिर्फ बैठ के उस पर मेडिटेट मत करो, एंडलेसली याप मत करो, अपना वज्र उठाओ और रास्ता साफ करो। दैट्स द मैसेज ऑफ द वेदास। अब दोस्तों यहाँ से गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होगी। बैडी इंद्रा से निकलकर अब हम चलेंगे हमारे कोल्ड हार्ड अनअपोलोजेटिक स्टील के दुनिया में। We are, as religious people might put it, children under God and responsible one for the other. Now, why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what, in fact, makes man a sacrificial animal. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. अलिसा रोजनबॉम का जन्म हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। 12 साल की उम्र में उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बीच सोवियत सोल्जर्स को उनके पापा के फार्मेसी पर ताला ठोकते हुए देखा। सोवियत सोल्जर्स ने डिक्लेयर किया कि आज से ये दुकान लोगों की है। इट विल बी यूज्ड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। उस दिन उस बच्ची ने सीख लिया कि ग्रेटर गुड के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला होता है सोसाइटी में। 1926 में वो अमेरिका भाग जाती हैं और अपना नया नाम अडॉप्ट करती हैं, आयन रैंड। उन्होंने अपने फिलॉसफी का नाम दिया ऑब्जेक्टिविज्म और वो कहती हैं कि वो अपना पूरा फिलॉसफी एक पैर पर खड़े होते होते डिस्क्राइब कर सकती हैं। आयन रैंड का फिलॉसफी का फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, एग्जिस्टेंस रियल है। तुम्हारे विशेस से, प्रेयर से, स्पिरिचुअल वाइब से दुनिया को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। कॉन्शियसनेस रियलिटी को बनाती नहीं है, सिर्फ परसीव करती है। दुनिया कोई इल्यूजन नहीं है और इस रियलिटी को जानने का इंसान के पास बस एक तरीका है, उसका रीजन, उसका लॉजिक। रैंड कहती हैं कि हर वो चीज जो फीलिंग्स पर बेस्ड है, लाइक फेथ, मिस्टिसिज्म या डिवोशन, ये सब रीजन के आगे खारिज है। इंसान का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी होनी चाहिए, वही इंसान का मोरल पर्पस होना चाहिए। दूसरों के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करना ये कोई वर्चुअस बात नहीं है, ये एक पाप है। जब आप किसी और के लिए अपने आप को बलि देते हो तो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाता है। एक सिविलाइज सोसाइटी में दो लोगों के बीच का रिश्ता विक्टिम और ऑप्रेसर का नहीं होना चाहिए, मास्टर स्लेव का नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स का होना चाहिए जो अपनी मर्जी से अपने शर्तों पर वैल्यूज का आदान प्रदान करते हैं। Capitalism does not tell men to suffer, but to pursue enjoyment and achievement here on earth. Capitalism does not tell men to serve and sacrifice, but to produce and profit.
Capitalism does not preach passivity, humility, resignation, but independence, self-confidence, self-reliance. And above all, capitalism does not permit anyone to expect or demand, to give or to take the unearned. ऑब्जेक्टिविज्म तुम्हें ऑन वन लेवल कह रहा है कि सेल्फिश बनो, बट ऑन अ डीपर लेवल वो तुमसे सवाल पूछ रहा है, क्या तुम अपनी जिंदगी का फैसला किसी और पे छोड़ने वाले हो या खुद अपने टर्म्स पे जियोगे? दोस्तों, हर कल्चर में काल को या डेथ को सुप्रीम माना गया, जिसके आगे ह्यूमन एजेंसी ही क्या, बाकी सब कुछ फेल है। हमारे इस पूरे वीडियो की आखिरी फिलॉसफी उसी मौत को, बायोलॉजी के उस इनएविटेबिलिटी को ही चैलेंज करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी है, तो क्या तुम अपने ही सेल्स का लिखा हुआ डेथ सेंटेंस चुपचाप बकरियों की तरह एक्सेप्ट कर लोगे, या इन द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी उसी चीज को, अपने क्रिएटर के डिजाइन को ही चैलेंज करोगे? दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको एक ऐसे इंसान से जिसके नाम में ही एक डेडलाइन छुपा है। I really long ago outgrew these old world affiliations or territorialities. I wanted a name that defines my future, my hopes and dreams. His name is FM 2030. Really, FM 2030 is the legal name of a California-based futurist whose original name was much more conventional, FM Esfandiari. ब्रसेल्स में पैदा हुआ ये इंसान इन द ईयर 1930 एक ईरानियन डिप्लोमेट का बेटा था। इसका ओरिजिनल नाम था फेरिदून एस्फांदियारी। He was a Persian। वही जमीन जहां से ज़ैरथुस्ट्रा ने हजारों साल पहले एक पूरा हाई एजेंसी टियर शुरू किया था। 11 साल की उम्र में वो 11 अलग अलग देश ट्रैवल कर चुका था। उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये कंक्लूड किया कि ये जो बॉडी है, ये तुम्हारा जो नेशनैलिटी है, ये सारे इनहेरिटेड पुराने नाम, ये सब हमारे दिमाग को फोर्स कर रहे हैं एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। वो अपने फिलॉसफी को लेकर इतना सीरियस था कि उसने खुद का नाम ऑफिशियली लीगली बदल कर रख दिया FM 2030। 2030 क्यों? क्योंकि उस साल वो 100 साल का होने वाला था और उसको पूरा यकीन था कि 2030 तक साइंस इतनी आगे निकल जाएगी कि इंसान हमेशा के लिए एजलेस हो जाएगा, अमर हो जाएगा। Esfandiari changed his name, he says, to affirm his belief that the years around 2030 will be, in his words, a magical time. I'm a person who's not involved in the past. I like to think of myself as someone who lives the future. And I wanted a name that evokes the future, a name that evokes my dreams and hopes and visions. 1960s में वो न्यूयॉर्क में अपने स्टूडेंट्स को ट्रांस ह्यूमन कहने लगा, यानी कि ट्रांजिशनल ह्यूमंस, जो पुरानी मानवता से निकलकर एक नए साइबरनेटिक स्पीशीज बनने की राह पर चल पड़े थे। I mean, we all came from ancestors who swung from trees. But what matters is where we're going. This very day, there are scientists who, through, let's say, biological engineering and genetics and robotics and what we call transgenesis and so forth, creating the beginnings of what will eventually be life forms more advanced, more refined, more evolved than us humans, including ourselves, by the way, Larry. Unfortunately, in the year 2000, he passed away with pancreatic cancer. But उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक वो खुद को मरा हुआ नहीं मानते, वो डेथ को बस एक पॉज की तरह देखते हैं। आज भी उनका बॉडी एरिजोना के एक हाई टेक फैसिलिटी में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्रीज पर सस्पेंडेड है। His will was to wait for technology that will be able to wake him up. ट्रांसह्यूमनिज्म के मुताबिक डेथ कोई कॉस्मिक लॉ नहीं है, ये बस एक टेक्निकल बग है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। बायोलॉजी को लिमिटेशन मत मानो, जीन्स को एडिट करो, अपने दिमाग के कॉन्शियसनेस को सिलिकॉन चिप्स में एम्बेड करो और मशीन्स के साथ मर्ज करो, पूरे ब्रह्मांड में अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपोर्ट करो एंड कॉस्मोस को कॉलोनाइज करो। यू कैन सी हाउ दिस फिलॉसफी इज द मोस्ट हेड ऑन चैलेंज टू गॉड. Naturally, not everyone was super excited about transhumanism. Some thought that this is an extreme level of hubris. 2004 में मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि ट्रांसह्यूमनिज्म दुनिया का सबसे खतरनाक आइडिया है। He called it a strange and terrifying liberation movement. और ये डर पूरी तरीके से अनफाउंडेड नहीं है। अगर हमने टेक्नोलॉजी के दम पर खुद के ह्यूमन नेचर को ही एडिट कर दिया, तो वो बेसिक इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी का क्या? कुछ थिंकर्स ने इस फिलॉसफी को नेचर के साथ बदतमीजी भी कहा है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ट्रांसह्यूमनिज्म टेक्स द हाईएस्ट एजेंसी वैल्यू बिकॉज ये इंसानों को पास्ट के पैटर्न्स के बजाय फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देने को बोलती है, इवन इफ दैट इज टेरिफाइंग, स्कैरी और इवन डाउनराइट डिसरेस्पेक्टफुल. I think this tension is a good note to pause this video here and take a look back at all the 36 worldviews that we have covered. हमने स्टार्ट किया था from one extreme of human agency, जो कहती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड अब हम आ गए हैं on the other extreme, जो कहती है कि इंसान के हाथ में सब कुछ है. Is one better than the other? क्या like most situations the middle path is the best path?
मेरा goal throughout this video is not to categorize philosophies into good or bad. Her philosophy here takes a whole lifetime to master. But what we did here was an exercise to cover as much breadth as possible, ताकि आप इस वीडियो के जरिए एक स्टार्टिंग पॉइंट गेन कर सको और उन फिलोसफीज को खुद से और डीपर तरीके से जान सको जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। आई होप इस वीडियो के जरिए आप ह्यूमन कंडीशन से एम्पैथाइज कर सको, जो तरह तरह के सिचुएशंस में डिफरेंट ऑफ्टन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफीज का सहारा लेती है, टू फाइंड करेज, टू फाइंड सोलेस, टू फाइंड मोटिवेशन एंड टू फाइंड एजेंसी। दोस्तों, दिस वाज आशीष with probably the longest video we will ever make on this channel. I look forward to your thoughts and criticism. Please do let me know which of these philosophies resonated with you the most and which of these philosophies did not resonate with you at all. I'll see you in the next video. Bye bye.